आप सभी को मेरा नमस्कार। माइंड योर लैंग्वेज परिवार में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त शीश। जैसा कि आप सभी को मालूम है, हमारे टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर हमने थीम वाइज ऐसे शुरू किए हैं, जिसके लिए हम एक स्पेसिफिक थीम को चुनकर उसका डिटेल्ड डायमेंशन के ऊपर नोट्स बना रहे हैं। उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए हमने हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर स्पेसिफिक थीम के रिगार्डिंग एक डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो सीरीज स्टार्ट की है, जिसका नाम है मेंस एसे एनरिचमेंट सीरीज, जिसके माध्यम से हम लोग हर एक स्पेसिफिक थीम के रिगार्डिंग डिस्कशन करेंगे कि कैसे आप एक थीम के डिफरेंट डायमेंशंस को अपने हिस्से के अंदर यूज कर सकते हैं, कैसे एक थीम को दूसरी थीम से रिलेट कर सकते हैं, कैसे एक स्पेसिफिक डाटा आपके ऐसे को बेहतर बना सकता है, कैसे आप एक थीम का डाटा दूसरी थीम के या दूसरे टॉपिक के अंदर यूज कर सकते हैं। तो इन सब चीजों को डिटेल में समझने के लिए चलिए हम शुरू करते हैं हमारी पहली थीम, जिसका नाम है फाइनेंस। तो सबसे पहली चीज जो हमें समझनी है वो है फाइनेंस आखिर है क्या। देखिए, इन वीडियो सीरीज का जो मोटिव है मेरा वो ये है कि आप लोगों को एक स्पेसिफिक थीम के रिगार्डिंग मैं ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू डेवलप कर रहा हूँ कि उस थीम के सब टॉपिक के रूप में आपको एग्जाम में कोई भी ऐसे आए, अगर आप उस थीम के बारे में जानते होंगे तो आप उस टॉपिक को अटेम्प्ट कर पाएंगे। क्योंकि कोई भी ऐसे जो आ रहा है वो एक स्पेसिफिक थीम का सब पार्ट है, तो उस सब पार्ट के अंदर आपको उस स्पेसिफिक थीम का ही इंफॉर्मेशन, थीम का ही डाटा, थीम का ही कंटेक्ट आपको उस ऐसे में लिखना होगा। तो यहाँ पर हम लोग ओवरऑल थीम को डिस्कस करेंगे ताकि कोई भी टॉपिक उससे रिलेटेड आपके एग्जाम में आता है तो आप उसको कर पाए बिना डरे हुए। ये हमारा मोटिव है। तो चलिए शुरू करते हैं, फाइनेंस को हम समझते हैं। देखिए, जैसे हम बात करते हैं हमारी बॉडी की एक फंडामेंटल यूनिट है जिसको हम लोग सेल कहते हैं, जो बेसिक पार्ट है। सिमिलरली किसी भी इकोनॉमी की जो बेसिक यूनिट है, उसका लाइफ है, उसकी ब्लड है, वो क्या है? फाइनेंस होता है। एंड फाइनेंस को अगर हम सिंपल लैंग्वेज के अंदर समझें, फाइनेंस बेसिकली जो आपकी मनी है, आपका क्रेडिट है, उसका मैनेजमेंट है। देन आपने जो मनी और क्रेडिट मैनेज किया, इट मीन्स आपने जो सेविंग की, उसका इन्वेस्टमेंट है, जो इंडिविजुअल लेवल से होते हुए इवेंचुअली आपको ग्रोथ प्रोवाइड करवाएगा। एंड एज ए रिजल्ट फाइनेंस के अंदर हम फाइनेंशियल सिस्टम्स का मैनेजमेंट भी, मनी का मैनेजमेंट भी, क्रेडिट का और इन्वेस्टमेंट, इन सब का मैनेजमेंट देखते हैं। अब हमें ये समझना है कि फाइनेंस हमने जाना क्या है, बट ये फाइनेंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। देखिए, हर चीज के डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में डिफरेंट मीनिंग होते हैं। तो फाइनेंस को अगर हम अपने पर्सनल लेवल के ऊपर, इंडिविजुअल लेवल पर समझें तो हमारे लिए फाइनेंस क्या है? फॉर अस फाइनेंस विल बी आइदर सेविंग्स, लोन्स और इंश्योरेंस। यही हमने फाइनेंस के बारे में समझा है। यही इसको अगर हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर लेके जाते हैं तो कंपनीज के लिए फाइनेंस का मतलब होता है कैपिटल, यानी कि रेवेन्यू जनरेट करना, इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना। एंड अगर हम गवर्नमेंट लेवल की बात करते हैं तो गवर्नमेंट के रिगार्डिंग फाइनेंस का मतलब होता है फंड्स को कैसे यूटिलाइज किया जाए रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, कैसे उनका स्पेंड किया जाए। तो उसकी रिगार्डिंग गवर्नमेंट जो डील करती है वो टैक्सेशन, बजटिंग, पब्लिक एक्सपेंडिचर, इसके रिगार्डिंग डील करती है। यानी कि इस डिस्कशन से हमें क्या समझ में आया कि जो फाइनेंस है वो हमारी सेविंग्स को इन्वेस्टमेंट से, इन्वेस्टमेंट को प्रोडक्शन से, और प्रोडक्शन को इवेंचुअली इकोनॉमिक ग्रोथ से कनेक्ट करता है। आपस में सब इंटरकनेक्टेड है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं कि अगर पीपल जो है बैंक में इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्ट मतलब बैंक के अंदर सेविंग्स करते हैं, अपने सेविंग अकाउंट्स के अंदर पैसा डिपॉजिट करते हैं, तो उससे क्या होता है, इवेंचुअली बैंक जो है, जो अमाउंट है बैंक के पास डिपॉजिट हुआ, उसको बैंक जो है बिजनेसेस को लेंड करता है। लेंड का मतलब क्या है? वो उसको लोन प्रोवाइड करवाता है, जिससे फर्स्टली बैंक को बिजनेस प्राप्त होता है, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करवा रहा है डिफरेंट बिजनेसेस को, उससे उसको इंटरेस्ट आएगा, जिससे उसका रेवेन्यू जनरेट होगा। देन जो ये बिजनेसेस है उसको आगे इन्वेस्ट करेंगे डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर, एंड इवेंचुअली जो है हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी। दैट्स व्हाट फाइनेंस मीन्स। जिसके रिगार्डिंग जो हमारा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है वो भी कहता है कि जो साउंड फाइनेंशियल सिस्टम्स है वो इसेंशियल है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और डेवलपमेंट के लिए। यहाँ पे साउंड फाइनेंशियल सिस्टम का सिंपल मीनिंग है मीनिंगफुल, वैल्यूएबल, रिस्पॉन्सिबल फाइनेंशियल सिस्टम्स। वो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी नेशन की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और उसकी डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी से ही डेवलपमेंट आएगी। अब आपने बेसिक इंट्रोडक्शन समझ लिया कीवर्ड का कि फाइनेंस का मतलब क्या है। अब सपोज करिए आपका कोई ऐसे आता है डायरेक्टली थीम फाइनेंस के ऊपर, तो जब आप ऐसे अटेम्प्ट करते हैं तो उसकी डायमेंशन के तीन बेसिक पार्ट होते हैं। एक होता है इंट्रोडक्शन, एक होता है बॉडी, एंड एक होता है कंक्लूजन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऐसे की ओपनिंग की। ओपनिंग मतलब उसका इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन हमें कुछ ऐसा रखना है कि जो लिमिटेड वर्ड्स के अंदर हो, इंटरेस्टिंग हो। इंटरेस्टिंग से मेरा मतलब है अगर कोई भी रीडर उसे रीड कर रहा है तो उसको एक कैची फील होना चाहिए, इंसाइटफुल लगना चाहिए, इंटरेस्टिंग लगना चाहिए, कि उसको ये फीलिंग आए कि मुझे इस ऐसे को और आगे पढ़ना है और ज्यादा जानना है। जैसे मैंने यहाँ पे फाइनेंस से रिलेटेड एक ओपनिंग एग्जांपल दिया है कि फाइनेंस जो है इनविजिबल फोर्स है दैट फ्यूल्स विजिबल ग्रोथ फ्रॉम एन इंडिविजुअल बैंक अकाउंट टू अ नेशंस जीडीपी। फाइनेंस ड्राइव्स प्रोग्रेस, इनोवेशन एंड रेजिलियंस। अब देख रहे हैं कि कैसे इन दो सिंपल लाइंस के अंदर
फाइनेंस की कंप्लीट डायमेंशन को डिफाइन किया गया है। जो फाइनेंस है वो एक इनविजिबल फोर्स है, फ्यूल करती है विजिबल ग्रोथ। विजिबल ग्रोथ का मतलब क्या है? फाइनेंस की हेल्प से विजिबल ग्रोथ हमें कहाँ देखने को मिलती है? हमारे डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स हुए, डिफरेंट सेक्टर्स हुए, हेल्थ सेक्टर्स हुए, यहाँ पे हमें विजिबल ग्रोथ देखने को मिलती है एंड इवेंचुअली हमें हमारी इकोनॉमी के अंदर विजिबल ग्रोथ देखने को मिलती है। इसका इम्पैक्ट कहाँ से स्टार्ट होता है? एक इंडिविजुअल के बैंक अकाउंट से लेकर एक नेशन की जो जीडीपी होती है वहां तक हम उसका इम्पैक्ट देख सकते हैं। वहां तक जो फाइनेंस है वो प्रोग्रेस को ड्राइव करता है, डायरेक्शन देता है, इनोवेशन को ड्राइव करता है, रेजिलियंस को ड्राइव करता है। तो आप देखिए कैसे एक सिंपल सी ओपनिंग स्टेटमेंट आपके एसए को एक मीनिंगफुल इंसाइट प्रोवाइड करती है। इस तरीके से आपको आपके एसए का इंट्रोडक्शन लिखना होता है। अब इसका ये मतलब नहीं कि आप इसको कॉपी पेस्ट करें। आप एसए का इंट्रोडक्शन हमेशा अपनी अंडरस्टैंडिंग से क्रिएट कीजिए कि आपको उस टॉपिक की कितनी अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि जितना अच्छे से आप उस टॉपिक को अंडरस्टैंड करेंगे वही आपके वर्ड्स में रीडर को दिखेगा, और जितना अच्छे से आपके वर्ड्स रीडर समझ पाएगा उतना ज्यादा इंटरेस्टिंग आपका एसे उसे फील होगा। तो कॉपी पेस्ट से बेटर है आप हेल्प लीजिए चीजों की और अपने खुद के इंट्रोडक्शन क्रिएट कीजिए। एंड इसमें हम जैसे थीम डेवलप करेंगे तो इसके अंदर बहुत सारी ऐसी टर्म्स आएंगे जिनके ऊपर डायरेक्ट एसेज आता है, लाइक क्रिप्टो करेंसी हुआ, डिजिटल इकोनॉमी हुआ, तो उनसे रिलेटेड जो आपको लगे कि इस प्रॉपर डायमेंशन के अंदर कुछ स्पेसिफिक ऐसी टर्म्स है जो डायरेक्टली एसेज के अंदर आ सकती हैं या मैं अपने एसेज में यूज कर सकता हूँ, तो उनसे रिलेटेड इंट्रोडक्शन आप जरूर अपने नोट्स में लिखें, सो दैट आप जब रिवाइज कर रहे हो तो वो इंट्रोडक्शन आपके रिवाइज होंगे तो कहीं ना कहीं आपको एक एज प्रोवाइड करेंगे। अब हमने फाइनेंस समझा, इंट्रोडक्शन हम लिख रहे हैं, इंट्रोडक्शन के अंदर हम बेसिकली एक अपनी एग्जांपल एक कोट से स्टार्ट कर सकते हैं। देन जो हमारा इंट्रोडक्शन में सेकंड पार्ट प्ले कर सकता है वो हमारा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट हो सकता है। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट हमें ये हेल्प करता है कि रीडर को पता चलेगा कि हम जिस चीज को, जिस टर्म को डिफाइन कर रहे हैं उसके पीछे की जो बेसिक हिस्ट्री है वो हमें मालूम है, वो एक इम्पैक्ट क्रिएट करता है। हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट जानने के लिए हम देखते हैं कि जो हमारा फाइनेंस है उसकी स्टार्टिंग हमें एंशिएंट इंडिया के अंदर देखने को मिलती है। यहाँ पे हम बेसिक कॉन्टेक्स्ट जो है इंडिया के रिगार्डिंग लेके चलते हैं, कुछ जगहों पे हम वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट को भी डिस्कस करेंगे। वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट का डिस्कशन हम वहाँ करेंगे जहाँ हमें महसूस होगा कि इसको अगर हम अपने एसेज के अंदर डायरेक्टली पुट करते हैं तो वो एक इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। तो हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट के अंदर बेसिकली बात करें तो एंशिएंट इंडिया के अंदर हमें कौटिल्य के द्वारा अर्थशास्त्र जो रचा गया था उसके अंदर हमें जिक्र देखने को मिलता है फाइनेंस का, जहाँ पे टैक्सेशन और स्टेट फाइनेंस के रिगार्डिंग डिस्कशन हमें देखने को मिले। देन टाइम के साथ जब ये इवॉल्व हुआ, कॉलोनियल इंडिया जो हमारी आई, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का एंट्रेंस इंडिया में हुआ, तो वहां पे भी हमें जिक्र देखने को मिलता है कैसे टैक्सेशन उन्होंने लगाया, पॉलिसीज बनाई। देन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ आरबीआई हमें देखने को मिला 1935 में, कुछ बैंक्स का एस्टैब्लिशमेंट हुआ लाइक इंपीरियल बैंक व्हिच हैज बिकम एसबीआई। देन पोस्ट इंडिपेंडेंस हम देखते हैं जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्रिएट हुई, अपनी पोजीशन उन्होंने संभाली, तो 1969 में 1980 के अंदर हम बैंक्स का नेशनलाइजेशन देखते हैं जहाँ पे जो प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स थे उनको नेशनलाइज किया गया, सेंट्रलाइज बैंक बनाया गया उनको, लाइक फॉर एग्जांपल एट प्रेजेंट हमारे एसबीआई, पीएनबी, वो प्रोसेस की स्टार्टिंग 1980 1969 की नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स स्टार्ट हुई। देन 1991 के अंदर हम एलपीजी रिफॉर्म्स देखते हैं जहाँ पे फाइनेंशियल सेक्टर को लिबरलाइजेशन दिया गया, प्राइवेट एंटिटीज को गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर एंट्री दी गई, पार्ट बनाया गया, रिफॉर्म्स जो है वो इजी किए गए ताकि इंडिविजुअल्स भी फाइनेंस का पार्ट बन सके, इकोनॉमी का हिस्सा बन सके। देन चलते चलते 2010 के अंदर हम देखते हैं कि हम मॉडर्न फाइनेंस के एरा के अंदर आ जाते हैं जहाँ पे हमें डिजिटल इवोल्यूशन देखने को मिलता है, जैसे कि यूपीआई पेमेंट्स आए, आधार इनेबल्ड पेमेंट्स, क्रिप्टो करेंसी, ये चीजें हमें देखने को मिलती हैं। इनको डिटेल में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। बेसिकली हम लोग यहाँ पे एक कंटेक्चुअल सिंपल हिस्ट्री समझ रहे थे जो अपने एससी के अंदर इंट्रोडक्शन में कोट कर सकते हैं। अब देखिए बेसिकली जब आप अपने ऐसा मेंशन करते हैं तो एससी के अंदर फैक्ट्स के बहुत इंपॉर्टेंस होती है, क्योंकि फैक्ट्स जो होते हैं वो आपके एससी को ऑथेंटिसिटी प्रोवाइड करते हैं। ऐसे में जो सबसे ऑथेंटिक सोर्स है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर आप अपने एससी के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन का जिक्र करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको एक एज प्रोवाइड होगी। तो हम फाइनेंस के रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल फ्रेमवर्क को देखते हैं हमारे नेक्स्ट डायमेंशन के अंदर। तो हम देखते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर आर्टिकल 265 में, आर्टिकल 280 के अंदर हमें फाइनेंस से रिगार्डिंग डिस्कशन देखने को मिलता है। जैसे आर्टिकल 265 कहता है कि एक स्पेसिफिक अथॉरिटी ऑफ लॉ है, एक लॉ डिफाइंड अथॉरिटी है जो टैक्स लगा सकती है, उसके अलावा कोई टैक्स लगा नहीं सकता। मतलब जो इलीगल टैक्सेस है उससे बचाने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर स्पेसिफिक आर्टिकल दिया गया है। हम आर्टिकल 280 की बात करते हैं तो वहाँ पे हमें फाइनेंस कमीशन का जिक्र मिलता है। बेसिकली फाइनेंस कमीशन एक कमीशन है जिसको गवर्नमेंट अपने पीरियड के अंदर, जब बजट्स की बात आती है, फाइनेंस रिलेटेड डिस्कशंस होते हैं, वहाँ पे वो हर साल उसको स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए गठन करती है उसका। जिनका काम होता है कि फाइनेंस रिलेटेड पॉलिसीज बनाए, बजट एलोकेशन, सेक्टर एलोकेशन, उनकी क्या इश्यूज हैं उन पर रिसर्च करें, उनके रिगार्डिंग पॉलिसीज बनाने में गवर्नमेंट को हेल्प करें। ये फाइनेंस कमीशन का काम होता है। और ज्यादा डिटेल में आप लोग जानना चाहें तो आप लोग उसके लिए गूगल कर सकते हैं। बट देखिए हमारे ऐसे के अंदर हमें स्पेसिफिक डिटेल्ड एनालिसिस नहीं चाहिए, हमें वहाँ पे इंफॉर्मेशन भर के नहीं आनी है, हमें वहाँ पे इन चीज़ों का इस्तेमाल करके अपनी अंडरस्टैंडिंग अपने वर्ड्स में रिफ्लेक्ट करनी है उस टॉपिक के रिगार्डिंग। तो
इन चीजों को हम बेसिक लैंग्वेज में समझते हुए चलेंगे ताकि आप इनको अपने वर्ड्स के अंदर ऑटोमेटिकली कन्वर्ट करके लिख पाए वहां पे। एंड कुछ स्पेसिफिक फैक्ट्स जो आते जाएंगे वो आप नोट डाउन करते रहिएगा, क्योंकि ये फैक्ट्स आप डायरेक्टली अगर कोट करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो शेड्यूल्स है उसमें 7 शेड्यूल है जो यूनियन और स्टेट के टैक्सेशन पावर्स के बारे में डिस्कशन करता है। देन इसी के अलावा कुछ हमारे की एक्ट्स हैं, गवर्नमेंट ने कुछ एक्ट्स बनाए हैं फाइनेंस को रेगुलेट करने के लिए, जिसमें हमारा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 का, कंपनीज एक्ट 2013 का, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 का, जीएसटी एक्ट 2017 का, एंड एक प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 का, जो टाइम टू टाइम मॉडिफाई होते रहते हैं, उनमें अमेंडमेंट्स होते रहते हैं। तो आपने ये देखा कि फाइनेंस से रिलेटेड हमने कुछ एक्ट्स पढ़े, बट अगर आप नोटिस करें तो आप इन एक्ट्स को और डिफरेंट डायमेंशंस के अंदर और डिफरेंट एसेज के अंदर भी यूज कर सकते हैं। कैसे? फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमारे पास एक ऐसे आता है टेररिज्म के रिगार्डिंग, तो आप देखते हैं कि जो एक्ट है हमारा पीएमएलए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, आप इसको अपने टेररिज्म रिलेटेड एसे के अंदर भी कोट कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि टेररिज्म के अंदर जो एक बूस्टिंग फैक्टर है वो कहीं ना कहीं मनी लॉन्ड्रिंग भी है, जो इलीगली टेररिज्म को बूस्ट करता है, तो उसके ऊपर रोक लगाने के लिए ये एक्ट जो है वो रेगुलेट करता है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि कैसे हम लोग एक स्पेसिफिक थीम को डिस्कस कर रहे हैं, बट वो कहीं ना कहीं बाकी चीजों से भी रिलेटेड है। और मेरा मोटिव यहाँ पे यही है कि आपको एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट की जाए इस थीम के रिगार्डिंग, या स्पेसिफिक हर एक थीम के रिगार्डिंग, कि आप जैसे ही उस टॉपिक को देखें या जब भी आप इस नोट्स रिलेटेड नोट्स को प्रिपेयर करें, तो आप नोट डाउन करते हुए अपने माइंड में सोच पाएं कि ये डाटा, ये कोड, ये स्पेसिफिक फ्रेज मैं किस किस डायमेंशन में यूज कर सकता हूँ। ये अंडरस्टैंडिंग मुझे आपकी डेवलप करनी है। देन हम बात करते हैं इकोनॉमिक डायमेंशन। अब देखिए फाइनेंस के डिफरेंट डायमेंशन हैं, लाइक सोशल डायमेंशन, इकोनॉमिक डायमेंशन। तो हम फर्स्ट वन जो है इकोनॉमिक डायमेंशन की बात करते हैं। इकोनॉमिक डायमेंशन में हमारा मोटिव है ये समझना कि फाइनेंस के टाइप क्या होते हैं। तो इसमें जो सबसे मेजर है वो है हमारा पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस का मतलब है कि कैसे जो गवर्नमेंट है वो फाइनेंस, मतलब बेसिकली अपना रेवेन्यू जो अपने फंड से वो रेज करती है और कैसे उस फंड को स्पेंड करती है, कैसे मनी को स्पेंड करती है। तो इसके दो मेजर कंपोनेंट्स हैं, एक होता है हमारा रेवेन्यू, एक होता है हमारा एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू को हम सिंपल लैंग्वेज में कहते हैं इनकम। गवर्नमेंट अपनी इनकम कहाँ से जनरेट करती है? जनरली आप में से कुछ लोग सोचेंगे गवर्नमेंट का क्या है, खुद नोट छापती है, जब चाहे जितना चाहे नोट छापो एंड इनकम क्रिएट। ऐसा नहीं होता, वो एक डिफरेंट पॉलिसी है, डिफरेंट प्रोसेस है जो आरबीआई कंट्रोल करता है। इन जनरल गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है, उनको फंड करने के लिए उसको इनकम की जरूरत होती है, रेवेन्यू की जरूरत होती है। वो रेवेन्यू वो कहाँ से जनरेट करती है? वो जनरेट करती है टैक्सेस के थ्रू, लाइक जीएसटी, इनकम टैक्स, या कुछ नॉन टैक्स रेवेन्यू भी होते हैं जो गवर्नमेंट जनरेट करती है डिविडेंड्स के थ्रू। डिविडेंड्स मतलब एक शेयर आता है उनको, या फिर कुछ फीस लगाई जाती है सर्विसेज के रिगार्डिंग, वहां से गवर्नमेंट जो है आपका रेवेन्यू जनरेट करती है। उसी का एक सेकंड कंपोनेंट है वो है एक्सपेंडिचर, मतलब खर्च। तो गवर्नमेंट जो रेवेन्यू जनरेट किया उसको कहाँ खर्च करती है? इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, डिफेंस के ऊपर, सब्सिडीज के ऊपर, सैलरीज के अंदर, या फिर सोशल वेलफेयर स्कीम्स में डिफरेंट डिफरेंट जगह पे एक्सपेंडिचर किया जाता है। तो हम ये देखते हैं कि पब्लिक फाइनेंस के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं, जिसमें मेजर कंपोनेंट ये दो थे। इसके अलावा कुछ और पार्ट्स हैं जैसे कि बजट एलोकेशन, ये भी पब्लिक फाइनेंस के अंदर आता है। जैसे मैंने आपके एक टेबल दिया है जिसका आप यूज कर सकते हैं। इसमें आप देखेंगे कि कैसे हमारे बजट के अंदर डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स के रिगार्डिंग एक शेयर एलोकेट किया जाता है, एंड उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे टोटल बजट का परसेंटेज भी है। तो आप इस स्पेसिफिक बजट रिलेटेड टेबल का जो फाइनेंस का पार्ट है उसका यूज मल्टीपल डायमेंशन में कर सकते हैं, लाइक हेल्थ रिलेटेड ऐसे हो, एजुकेशन रिलेटेड हो, एग्रीकल्चर रिलेटेड हो, सोशल वेलफेयर रिगार्डिंग हो। तो उन सब के अंदर आप इस डाटा का यूज कर सकते हैं। लाइक आप मेंशन कर सकते हैं कि हेल्थ के लिए गवर्नमेंट 1.9% ऑफ बजट शेयर एलोकेट कर रही है, बट हमें अगर स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज डेवलप करनी है, हेल्थ सेक्टर के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करना है, तो हमें इसको बढ़ाने की जरूरत है। तो आप एक फैक्चुअल डाटा वहां पे प्रोवाइड करेंगे तो ऑथेंटिक फील होगा रीडर को। प्लस आप इसके थ्रू दो डायमेंशन कवर करेंगे, एक गवर्नमेंट एट प्रेजेंट कितना कर रही है, उससे क्या बेनिफिट्स है, एंड एक वे फॉरवर्ड की अगर आप इसमें बढ़ाते हैं तो हम और ज्यादा इवॉल्व कर सकते हैं। सिमिलरली आप डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स का यहाँ पे डाटा देख सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और कंपोनेंट्स के अंदर हमारे जैसे टैक्सेशन, जिसमें डिफरेंट टैक्स स्लैब्स आते हैं। देन सब्सिडीज आती है, गवर्नमेंट डिफरेंट डिफरेंट सब्सिडीज लेके आती है, लाइक फार्मर्स के लिए फर्टिलाइजर के ऊपर सब्सिडी, क्रॉप सीड्स के ऊपर सब्सिडी, उसके अलावा हम एलपीजी के ऊपर सब्सिडी देखने को मिलती है। तो डिफरेंट डिफरेंट सब्सिडीज गवर्नमेंट सोशल वेलफेयर स्कीम्स के अंदर लेके आती है। तो आप ये देखेंगे कि फाइनेंस का एक कंपोनेंट सब्सिडीज एट द एंड हमारे सोशल वेलफेयर स्कीम्स रिलेटेड जो एसेट्स है उनका भी पार्ट है। तो इस तरीके से आप इसको रिलेट करते हुए चलेंगे तो एक होलिस्टिक डेवलपमेंट आपके नोट्स की होती जाएगी। आपकी एक, हम कह सकते हैं, ऑलराउंड, एक ऑलराउंड आइडियोलॉजी डेवलप होगी बेसिकली अपने नोट्स के रिगार्डिंग, डिफरेंट डिफरेंट एसेज के रिगार्डिंग कैसे उनको टैकल करना है। देन एक और कंपोनेंट्स का आता है डेफिशिट। डेफिशिट का बेसिक इन सिंपल वर्ड्स हम समझे तो कमी होता है। अब देखिए आप लोगों ने अपने डेली लाइफ में देखा होगा कि हम लोग क्या करते हैं, हम हमेशा ये प्लान करते हैं कि हमारी जो इनकम है वो हमारे एक्सपेंडिचर से ज्यादा होनी चाहिए। बट कुछ केसेस ऐसे होते हैं गवर्नमेंट में कि जब वो इतनी सोशल वेलफेयर स्कीम्स लेके आ रहे हैं, इतना काम कर रही हैं, तो समटाइम्स क्या होता है जो उनके एक्सपेंडिचर है, उनके खर्चे हैं, वो रेवेन्यू से ज्यादा हो जाते हैं। इस केस में जब उनके पास फंड्स कम पड़ जाते हैं तो गवर्नमेंट क्या है वो बोरो करती है डिफरेंट सोर्सेज से। इट कुड बी सेंट्रलाइज्ड बैंक्स,
इट कुड बी वर्ल्ड बैंक। तो जब वो वहां से बोरो करती है तो उस स्पेसिफिक कंडीशन को हम फिस्कल डेफिसिट कहते हैं, मतलब फाइनेंशियल डेफिशिएंसी, सिंपल वर्ड्स के अंदर आपके फंड्स की कमी, उसको हम फिस्कल डेफिसिट कहते हैं इकोनॉमिक लैंग्वेज के अंदर। तो ये जनरली क्या है कि ऑल टाइम गवर्नमेंट हमेशा कुछ ना कुछ डेफिसिट चलती ही है। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया का जो फिस्कल डेफिसिट है वो फाइनेंशियल ईयर 25 के अंदर टारगेटेड है कि उसको हम 5.1% ऑफ जीडीपी पे लेके आए, एंड इवेंचुअली टाइम के साथ धीरे धीरे करते हुए हम अपने फिस्कल डेफिसिट को जीरो करना चाहते हैं, ये हमारा मोटिव है। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आप अपने एसेस के अंदर डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। लाइक जहाँ पे आप इकोनॉम सोशल वेलफेयर स्कीम्स की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे आप इसका कोट कर सकते हैं नेगेटिव इम्पैक्ट को शो करते हुए कि जब हम फ्री बीज इलेक्शंस के अंदर यूज करते हैं या फिर जो सोशल वेलफेयर स्कीम्स के लिए इतना बजट लेके आते हैं उसका इम्पैक्ट गवर्नमेंट के ऊपर नेगेटिव भी जाता है, वो फिस्कल डेफिसिट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल एट प्रेजेंट इतना चल टारगेट है, इस तरीके से आप अपने डाटा के अंदर डाटा का यूज अपने एसेज के अंदर कर सकते हैं। सिंपल सा डाटा आपके डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर आपको काम आएगा। देन ऐसे को आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं कि पब्लिक फाइनेंस के बाद जो हमारा नेक्स्ट टर्म है वो है मॉनेटरी फाइनेंस। बेसिकली जब हम मॉनेटरी फाइनेंस की बात करते हैं तो एक सिंपल ऑर्गेनाइजेशन, एक एलाइट ऑर्गेनाइजेशन हमारे माइंड में आती है जिसका नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कंट्रोल करती है मॉनेटरी फाइनेंस को। उसके डिफरेंट रोल्स हैं लाइक इन्फ्लेशन कंट्रोल करना, रेपो रेट मैनेजमेंट। अब आप में से कुछ लोग होंगे जो रेपो रेट नहीं जानते, उनके लिए मैं सिंपल लैंग्वेज में समझा देता हूँ। रेपो रेट बेसिकली एक इंटरेस्ट रेट होता है। लाइक जब हम लोग बैंक से लोन लेने जाते हैं तो बैंक हमें एक इंटरेस्ट चार्ज करता है। सिमिलरली आरबीआई जो है बैंक्स के ऊपर एक इंटरेस्ट चार्ज करता है जिसको हम रेपो रेट कहते हैं। ये दो टाइप का होता है, एक रेपो रेट, एक रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट बेसिकली वो इंटरेस्ट रेट होता है जब कोई प्राइवेट बैंक सेंट्रलाइज्ड बैंक यानी गवर्नमेंट बैंक है उससे लोन लेता है अपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए। सपोज उसको एट प्रेजेंट अराउंड 100 करोड़ चाहिए तो एसबीआई के पास जाएगा कि मुझे 100 करोड़ चाहिए, तो वो जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट एसबीआई उसको वो लोन देगा उस रेट को हम रेपो रेट कहते हैं, जो एट प्रेजेंट 5.5% है। एंड रिवर्स रेपो रेट इसका वाइस वर्सा होता है, जब सेंट्रलाइज्ड बैंक प्राइवेट बैंक से लोन लेते हैं तो वो जिस रेट के ऊपर लेते हैं वो 3.25% एट प्रेजेंट चल रहा है, उसको हम रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। ये रेट आरबीआई डिफाइन करती है। इन रेट को डिफाइन करने का मोटिव क्या है कि इसके थ्रू वो इन्फ्लेशन कंट्रोल करती है, वो मार्केट में मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है। अगर वो रेपो रेट ज्यादा कर देगी तो प्राइवेट बैंक्स के लिए जो एक्सपेंसिव हो जाएगा लोन लेना, मनी लेंड करना, एंड जब उनके लिए एक्सपेंसिव हो जाएगा तो मार्केट में मनी सप्लाई घट जाएगी। ये जो मनी अवेलेबल होगी वो आगे बैंक्स एक्स्ट्रा रेट्स के ऊपर, हाई रेट्स के ऊपर लोगों को देंगे। जब लोगों को हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मनी बोरो करनी होगी तो लोग कम करेंगे। तो इस तरीके से आरबीआई मार्केट के अंदर मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है। रिवर्स रेट उसका उल्टा है, जब वो कम कर देगी तो बैंक ज्यादा बोरो करेंगे कम इंटरेस्ट के ऊपर, अपना बिजनेस बढ़ाएंगे, इन मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ेगी। इस तरीके से आरबीआई इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ कि जब इन्फ्लेशन राइज होता है आरबीआई रेपो रेट बढ़ा देती है, बोरोइंग कॉस्ट भी हो जाती है, डिमांड स्लो हो जाती है, इन्फ्लेशन हमारी जो है बेसिकली कूल हो जाती है, मतलब कंट्रोल आ जाती है। जैसे कि आप लोगों ने बेसिकली एक फ्लो चार्ट देखा भी होगा कि जो इन्फ्लेशन है, सप्लाई है और डिमांड है वो आपस में एक लूप में कनेक्टेड होती है। अगर एक कम हो रहा है तो उसका इम्पैक्ट बाकियों के ऊपर भी धीरे धीरे पड़ता है, तो हर कोई आपस में इंटरकनेक्टेड है। वही कंसेप्ट यहाँ पे आरबीआई फॉलो करती है। देन इसी का एक कोई पार्ट है हमारा कॉर्पोरेट फाइनेंस, जो बेसिकली हमारा एसेज का इतना ज्यादा बड़ा पार्ट क्रिएट नहीं करेगा, तो इसको एक्सप्लेन करने में मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। ये कुछ सिंपल टर्म्स है लाइक इक्विटी, बॉन्ड्स, वेंचर कैपिटल, मर्जर्स, एक्विजिशन। ये आप अपनी नॉलेज के लिए गूगल कर सकते हैं, बेसिक इंट्रोडक्शन इनका पढ़ सकते हैं कि इनका मतलब क्या होता है। ये जनरली कॉर्पोरेट फाइनेंस के रिलेटेड टर्म्स हैं जो हमारे एसेज के अंदर हम नहीं यूज करते, एक्सेप्ट कहीं आप ये वर्ड यूज कर सकते हैं बट इनको डिटेल में आप अपने एसेज के अंदर नहीं यूज करेंगे। तो हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं अपने एक मेजर कंपोनेंट के ऊपर जो है हाउस होल्ड फाइनेंस। इकोनॉमी का एक सबसे बड़ा शेयर जो है वो हाउस होल्ड फाइनेंस है। हाउस होल्ड फाइनेंस मतलब हमारी सेविंग्स। हर एक इंडिविजुअल हाउस होल्ड, चाहे वो लोवेस्ट फैमिली हो, चाहे मिडिल क्लास फैमिली हो, चाहे रिच एलाइट क्लास हो, हर कोई सेविंग्स करता है। एंड हम देखेंगे जो इंडिया का हाउस होल्ड सेक्टर है वो अप्रोक्स 20% ऑफ जीडीपी कंट्रीब्यूट करता है। आप देख रहे हैं एक 1/5 पार्ट जो है इंडिया की जीडीपी का वो बेसिकली हमारे इंडियन हाउस होल्ड से आता है। व्हाट एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ आवर इकोनॉमी इज। इसके अलावा कुछ और कंपोनेंट लाइक इंश्योरेंस, पेंशन, म्यूचुअल फंड्स, तो अपने एसेज के अंदर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं कि इंडियन हाउस होल्ड कैसे जीडीपी को कंट्रोल कर रहा है, कैसे फाइनेंस के अंदर बेनिफिट कर रहा है। देन जब हमने इकोनॉमिक डायमेंशन देखा तो कहीं ना कहीं एक सोशल डायमेंशन भी होना चाहिए। सोशल डायमेंशन का मतलब है कि सोशल वेलफेयर हम कैसे करें। तो देखिए सोशल वेलफेयर के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है वो है फाइनेंशियल इंक्लूजन। अब ये एक ऐसी टर्म है जिसके ऊपर डायरेक्ट ऐसे आ सकता है। अब हम समझते हैं कि फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब क्या है। देखिए फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब है कि जो हमारी सोसाइटी के अंदर पुअर है, रूरल है, मार्जिनलाइज्ड ग्रुप है, बेसिकली एक कंसेप्ट अगर आपने सुना होगा अंत्योदय, मतलब जो लाइन में सबसे लास्ट है उसका बेनिफिट। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन के अंदर हम इन सब ग्रुप्स का जो मार्जिनलाइज्ड है, लाइन में सबसे पीछे हैं, उन सब को फॉर्मल बैंकिंग सेक्टर के साथ इंक्लूजन करना चाहते हैं, उनका उसका पार्ट बनाना चाहते हैं, फाइनेंशियल बैंकिंग सेक्टर के अंदर इन्वॉल्व करना चाहते हैं ताकि वो भी गवर्नमेंट स्कीम्स का, गवर्नमेंट सब्सिडीज का डायरेक्ट बेनिफिट ले सके। इसके रिगार्डिंग गवर्नमेंट टाइम टू टाइम स्कीम्स लेके आती है, लाइक आपने सुना होगा पीएम मुद्रा लोन, जिसके थ्रू काफी किफायती इंटरेस्ट रेट के ऊपर गवर्नमेंट
जो है इनोवेशन के लिए, स्टार्टअप्स के लिए लोन्स प्रोवाइड करती है। किसान क्रेडिट कार्ड है जहाँ पे किसान को विदाउट रेट ऑफ इंटरेस्ट लोन प्रोवाइड करवाया जाता है एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के लिए। देन जनधन योजना जो एक बहुत ही इंपैक्टफुल स्कीम थी गवर्नमेंट की, इसके अंदर एट प्रेजेंट अराउंड 50+ करोड़ अकाउंट्स ओपन हो चुके हैं। ये एक जीरो अकाउंट स्कीम थी जिसका मोटिव ये था कि सोसाइटी के एवरी इंडिविजुअल को बैंकिंग सिस्टम का पार्ट बनाया जाए, और ये बहुत अच्छे से वर्क भी कर रही है। अब देखिए इसका बेनिफिट क्या होगा जब हम फाइनेंशियल इंक्लूजन करते हैं, तो इसका बेनिफिट हमें देखने को मिलता है कि जो एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है लोगों का, सिटीज के अंदर जनरली वी आर अवेयर अबाउट बैंकिंग सिस्टम, बट जो रिमोट एरियाज हैं, मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स हैं, जहां तक बैंक की पहुंच नहीं है, वहां पे वो अपने फाइनेंस रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए मनी लेंडर्स के ऊपर डिपेंडेंट है। अब मनी लेंडर्स अपना मन माना रेट देते हैं। आपको यकीन नहीं होगा, एट प्रेजेंट इंडिया के अंदर कुछ स्पेसिफिक ऐसे एरियाज भी हैं जहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट अराउंड 30% भी है। मतलब आप सोच के देखिए, अगर आप 1000 रुपीज बोरो कर रहे हैं तो आप 300 रुपीज तो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं उसका, हर एक इंटरवल के ऊपर, जो इवेंचुअली आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसको ओवरकम कर जाता है, आप डेब्ट ट्रैप के अंदर फंस जाते हैं। तो उस एक्सप्लॉइटेशन से बचाने में ये बहुत हेल्पफुल होगा। देन लोगों की जो सेविंग हैबिट्स है उसको प्रमोट करेगा। देन उनके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप करेगा, वो लोग अपने बिजनेस कर पाएंगे, स्टार्टअप्स के ऊपर फोकस कर पाएंगे। उस चीज के अंदर जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है वो बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। सिमिलरली देखिए इसका एक और बेनिफिट, अगर हम एक स्पेसिफिक डायमेंशन की बात करें, तो ये वुमेन एम्पावरमेंट को बहुत ज्यादा प्रमोट करेगा, जो माइक्रो फाइनेंस और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की हेल्प से हो रहा है। अब देखिए आप देखिए कैसे कि फाइनेंस वाली हम थीम पढ़ रहे थे और ये ऑटोमेटिकली सोशल वेलफेयर स्कीम से जुड़ गया, एंड सोशल वेलफेयर स्कीम ऑटोमेटिकली वुमेन एम्पावरमेंट से जुड़ गया। इस स्कीम का बेनिफिट वुमेन्स को भी मिल रहा था, वुमेन एम्पावरमेंट रिलेटेड एसेट्स के अंदर भी इसका जिक्र कर सकते हैं। तब सोशल वेलफेयर स्कीम के अंदर फाइनेंशियल स्कीम्स का, फाइनेंशियल इंक्लूजन का जिक्र कर सकते हैं। तो ऐसे हमारी एक सिंगल थीम डिफरेंट थीम्स के साथ रिलेट करेगी, और आपके नोट्स आपको इस तरीके से डिफरेंट थीम्स के ऐसे टैकल करने में हेल्प करेंगे। क्योंकि शॉर्ट नोट्स रिवीजन क्विक बनाएंगे, आपने अपने हाथों से बनाए हैं, आपके लिए हैंडी होंगे, आपको याद रहेंगे, और जितना स्पेसिफिकली आपके पर्सनलाइज नोट्स है उतना इंपैक्टफुल आप अपने ऐसे के अंदर उसको रिफ्लेक्ट करके आ पाएंगे। फॉर एग्जांपल हम वुमेन एम्पावरमेंट की लेते हैं, जो वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है रूरल इंडिया के अंदर, वो बैंक लोन्स लेते हैं इंस्टेड ऑफ जो गांव के मनी लेंडर्स उनके ऊपर डिपेंड करने से। इससे बेनिफिट क्या है कि गवर्नमेंट जो वुमेन्स के लिए है, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए स्पेसिफिक स्कीम्स लेकर जिसमें उनको बिल्कुल लो रेट ऑफ इंटरेस्ट या नेग्लिजिबल रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर लोन दिए जाते हैं। ये वुमेन एम्पावरमेंट को एंटरप्रेन्योरशिप के थ्रू प्रमोट करेगा। जब वो बिजनेस स्टार्ट करना चाहेंगे तो वो यहाँ पे उनको हेल्प करेगा। इसके अलावा रूरल क्रेडिट हम देखते हैं जहाँ पे नाबार्ड का रूल है, ये एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के रिगार्डिंग रूरल क्रेडिट देते हैं, या फिर जो कंपनीज हैं वो एग्रीकल्चर से रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कुछ एक्टिविटीज करते हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, तो उनके लिए उनको रूरल क्रेडिट चाहिए। इसका उनको बेनिफिट्स अपने डिफरेंट अपने टैक्स लायबिलिटी के अंदर या रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अंदर गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाती है। एंड इसका इवेंचुअली आप देखेंगे बेनिफिट कहाँ होगा, पॉवर्टी एलिवेशन के ऊपर एंड लाइवलीहुड, आम जनता की जो रोजमर्रा की जिंदगी है उसके ऊपर आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। पॉवर्टी एलिवेशन के ऊपर बेनिफिट देखने को मिलेगा। उसके बाद जो हंगर है, भुखमरी है, उसके ऊपर आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। और जब फाइनेंस की हेल्प से लोग एम्पावर होंगे तो उनकी लाइवलीहुड टाइम टू टाइम ऑटोमेटिकली इवॉल्व होगी। अब देख रहे हैं कि कैसे फाइनेंस का ही, फाइनेंशियल इंक्लूजन का एक डायमेंशन हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, उसके इंपैक्ट के थ्रू कैसे हमने पॉवर्टी को कनेक्ट कर लिया, कैसे हमने अनएम्प्लॉयमेंट को कनेक्ट इससे कनेक्ट कर लिया। तो इस तरीके से आप अपने डायमेंशंस को मल्टीपल प्लेसेस के ऊपर कनेक्ट कर सकते हैं। तो जब भी आप ये नोट्स बना रहे हैं, अब स्पेसिफिक हम फाइनेंस थीम की बात करें, बट जहां भी ऐसा डाटा या ऐसे फैक्ट्स आपको मिल रहे हैं जो दूसरे एसेस के अंदर भी काम आ रहे हैं, तो उनको जरूर मेंशन कर लीजिएगा कहीं ना कहीं कलरफुल पेन से या किसी मार्केट से लिख लीजिएगा साइड में, ताकि जब आप उनको रिवाइज कर रहे हैं तो आपके माइंड में वो चीजें अगेन स्ट्राइक हो जाए कि हाँ ये चीज मैं उस एसे के अंदर भी कनेक्ट कर सकता हूँ, उस ऐसे के अंदर भी कनेक्ट कर सकता हूँ। इस तरीके से आपका मल्टी डायमेंशनल नोट्स तैयार होंगे जो आपको मल्टी डायमेंशनल इंपैक्ट क्रिएट करने में हेल्प करेंगे एक सिंगल ऐसे के अंदर। अब यहीं पे एक नेगेटिव इंपैक्ट या फिर आप एक जो हम कह सकते हैं लिमिटेशन मेंशन कर सकते हैं कि जो फाइनेंशियल लिटरेसी की अवेयरनेस है वो स्टिल लेस देन 30% है इंडियन एडल्ट फाइनेंशियल लिटरेट। मतलब अभी भी हम लोग क्या है फाइनेंशियल लिटरेसी के अंदर काफी लैग कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट को इसके रिगार्डिंग इनिशिएटिव्स लेने की जरूरत है। उसके अलावा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर लोगों को इसके लिए इनिशिएटिव लेने की जरूरत है। हमें एज अ सोसाइटी इसके लिए इनिशिएटिव लेने की जरूरत है कि हम इसको प्रमोट कर सके और ज्यादा अवेयरनेस हो, क्योंकि जितनी ज्यादा फाइनेंशियल लिटरेसी होगी उतने ज्यादा एक तो लोग फाइनेंशियल सिस्टम से जुड़ेंगे, सेकंड उनकी बैंकिंग हैबिट्स डेवलप होंगी, स्टार्टअप्स, एंटरप्रेन्योरशिप, देन इनोवेशंस प्रमोट होंगे, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली लोग साइबर क्राइम्स का शिकार बनने से बचेंगे। ये भी एक डायमेंशन है जो आप अपने एसेज के अंदर ऐड ऑन कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं। देन नेक्स्ट डायमेंशन हम डिस्कस कर रहे हैं पॉलिटिकल गवर्नेंस। अब देखिए जब आप ऐसे लिख रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप ऐसे के अंदर दो डायमेंशन आप लोग लेके चलते हैं, एक पॉजिटिव इंपैक्ट, एक नेगेटिव इंपैक्ट, एंड आपको ओवरऑल उसके अंदर बैलेंस करना होता है। तो जब आप ऐसे लिख रहे हैं तो ये कुछ रेडीमेड हेडिंग्स मान लीजिए या कुछ ऐसी एंगल्स हैं जिनको आप अपने एसे के अंदर यूज करते हैं, तो आप एक एज ले सकते हैं, प्लस आप अपने एसे इंसाइटफुल बॉडी के अंदर क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि हमारा फर्स्ट एंगल है
बजट जो है वो एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। अब पॉलिटिकल स्टेटमेंट की बात आ रही है तो यहाँ पे इसके दो डायमेंशन है, एक पॉपुलिज्म, एक फिस्कल प्रूडेंस। पॉपुलिज्म का मतलब है कि कोई भी गवर्नमेंट अगर बजट ला रही है तो वो उसको एज अ पॉपुलैरिटी टूल के रूप में यूज कर रही है कि हमारी गवर्नमेंट इस सेक्टर में इतना काम कर रही है, हमारी गवर्नमेंट ने ये काम किया, वो किया, फलाना किया, ढिकाड़ा किया। तो इस तरीके से वो एक पॉपुलिज्म के लिए टूल है, या फिर वो फिस्कल प्रूडेंस मतलब फिस्कल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके लिए यूज कर रही है। इस तरीके से आप अपने एसेस के अंदर हेडिंग्स देकर उसको बॉडी को बहुत ज्यादा इंसाइटफुल बना सकते हैं। देन कुछ पॉलिटिकल या जो बात करें गवर्नमेंट एंटिटीज है, लाइक फिस्कल फाइनेंस कमीशन एलोकेशन है जो गवर्नमेंट करती है, इसका काम होता है फाइनेंस रिलेटेड पॉलिसीज बनाना, डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स के ऊपर वो डाटा इकट्ठा करते हैं, उनके रिगार्डिंग पे पॉलिसीज बनाते हैं। देन सब्सिडी डिबेट हमें देखने को मिलता है कि गवर्नमेंट जो है फूड, फर्टिलाइजर और फ्यूल के ऊपर सब्सिडी प्रोवाइड करती है, जो एक तरफ हम देखते हैं कि काफी अच्छी चीज है। जो मार्जिनलाइज ग्रुप है उनको हम जो पॉवर्टी है उससे बाहर लाने की कोशिश कर रहे हैं, मेन स्ट्रीम करने की कोशिश कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट है, जिसके रिगार्डिंग कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि ये गवर्नमेंट अपने फ्री बीज के रूप में यूज कर रही है, वो एक पॉपुलैरिटी टूल के रूप में यूज कर रही है। एट द एंड इसका जो इम्पैक्ट है वो टैक्स पेयर्स की पॉकेट के ऊपर पड़ रहा है, उनकी टैक्स मनी को इसमें यूज किया जा रहा है। तो देख रहे हैं आप कैसे एक ही सिंपल से हेडिंग को आप डिफरेंट डायमेंशन के अंदर यूज कर सकते हैं। देन हम देखते हैं कि सोशल वेलफेयर स्कीम्स हैं, पीएम किसान, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ये कुछ स्कीम्स हैं जो गवर्नेंस हेडिंग के अंदर आ रही है, गवर्नमेंट वेलफेयर के लिए डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स लेके आती है। अब ये फाइनेंस है बट सोशल वेलफेयर स्कीम भी इससे कनेक्ट हो रहा है ऑटोमेटिकली। तो यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि एक सिंगल थीम आपको मल्टीपल जगह पे हेल्प करेगी। तो लाइटली मत लीजिए इस चीज को, नोट्स बनाइए, थोड़ी मेहनत आप आज करेंगे उसका रिजल्ट आपको कल मिलेगा। देन सिमिलरली हम आगे बढ़ते हैं तो एक और डायमेंशन है हमारी टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन। देखिए हमने जैसे हिस्ट्री में पढ़ा, हम एंशिएंट इंडिया के अंदर वेज्ड जो हमारे एकदम तकियानुसी लॉज थे, या वेज्ड हमारे जो टैक्सेशन लॉज थे, वहां से चलते चलते आज हम एक लिबरलाइज नेशन के रूप में मॉडर्न इकोनॉमी के अंदर, मॉडर्न डिजिटल फाइनेंस के अंदर आ चुके हैं। तो उसके अंदर टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है। तो उसी को हम जानते हैं कि जो डिजिटल फाइनेंस रेवोल्यूशन हमें देखने को मिलता है कैसे क्या क्या है। देखिए इसी के रिगार्डिंग आपका एक फैक्ट है कि आपने डिजिटल फाइनेंस रेवोल्यूशन की बात आती है तो हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम यूज करते हैं वो यूपीआई। इंडिया की यूपीआई या वर्ल्ड के अंदर भी अपनी आइडेंटिटी ले चुकी है, बहुत से नेशंस ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है जहाँ पे हम यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। ये मॉडर्न डेवलपमेंट, मॉडर्न डिजिटल डेवलपमेंट है जो इंडिया की इमेज को वर्ल्ड लेवल के ऊपर बहुत अच्छा प्रेजेंट कर रहा है। लोग इंडिया की वैल्यू को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। इसी के रिगार्डिंग डाटा है कि जो यूपीआई है उसने 2024 के अंदर पर मंथ अराउंड 10 बिलियन ट्रांजैक्शंस क्रॉस कर दिए। आप देख रहे हैं कि यूपीआई किस लेवल पे यूज हो रहा है हमारी डेली लाइफ के अंदर, हम कैसे घर बैठे विद इन सेकंड्स मनी का ट्रांजैक्शन अपने फिंगर से कंप्लीट कर पा रहे हैं। तो ये डिजिटल रेवोल्यूशन है जो हमें देखने को मिल रहा है। ये आप टेक्नोलॉजी के अंदर मेंशन कर सकते हैं। देन अगर आपका ऐसे आता है डिजिटल इकोनॉमिक, आप उसमें मेंशन कर सकते हैं। इसके अंदर और भी कंपोनेंट्स है यूपीआई के अलावा, लाइक रूपे, जैसे कि आपने सुना होगा मास्टर कार्ड था एक पेमेंट गेटवे प्रोवाइड करता था। सिमिलरली इंडिया ने अपने लिए रूपे कन्वर्ट किया है जो वर्ल्ड लेवल पे अपनी आइडेंटिटी प्रूव कर रहा है। आधार इनेबल्ड पेमेंट स्टार्ट किए गए हैं। इसके अलावा केवाईसी के लिए डिजी लॉकर की सुविधा स्टार्ट की गई है। बैंक्स के अंदर जो हमारा लाइफ सर्टिफिकेट्स होता है पेंशनर्स के लिए, उसके लिए डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है बैंक्स के थ्रू, या फिर लोग घर पे बैठ के ही अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करके अपने जो फाइनेंशियल बेनिफिट्स हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, उनका बेनिफिट टिल द एंड ऑफ देयर लाइफ ले सकते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि हमें फाइनेंशियल टेक इनोवेशन देखने को मिले, जिनको फिनटेक इनोवेशन कहते हैं। जैसे कि कुछ बहुत ही इम्पैक्टफुल स्टार्टअप्स हमें देखने को मिले, जैसे कि रेजर पे, जेरोदा, ये कुछ ऐसे स्टार्टअप्स हैं जिन्होंने हमारे फाइनेंस सेक्टर को बिल्कुल बदल के रख दिया है। इनके बारे में अगर आप और जानना चाहें तो आप गूगल कर सकते हैं। हो सकता है आपको कुछ ऐसा स्पेसिफिक डाटा भी मिल जाए जो अपने एसेस के जो डाटा करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको एच मिलती है। तो थोड़ी मेहनत आपको भी करनी होगी कि मैं यहाँ पे आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करता हूँ। अगर इतना डिटेल्ड के अंदर मैं डाटा आपको बताने लगा तो ये वीडियो 2-3 घंटे से ऊपर की निकल जाएगी। बट हमारा मोटिव यहाँ पे ये नहीं है कि आपको प्रॉपर स्पेसिफिक नोट्स ही दे दी जाए, ये वो आप जितना बेटर खुद बनाएंगे वो आपके लिए उतना इम्पैक्टफुल होंगे। बट वी वांट कि आपकी अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी हो जाए उस टॉपिक से रिलेटेड, उस थीम से रिलेटेड, कि आप खुद उसको टैकल कर पाए। आपको क्वेश्चन पेपर को देख के ये ना लगे कि यार ये क्वेश्चन मैं कैसे अटेम्प्ट करूँ। आप जैसे ही थीम कोई क्वेश्चन पढ़े आपके माइंड में सीधा थीम आए तो कीवर्ड्स आएंगे तो आप ऑटोमेटिकली उसको फ्रेम करते हुए चले जाएंगे। इसी के अंदर जो नेक्स्ट चीज आती है हमारी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आती है, जिसने हमारे वर्ल्ड को क्रिप्टो करेंसी से इंट्रोड्यूस किया। क्रिप्टो करेंसी बेसिकली डिजिटल करेंसी है, जैसे कि आपने नाम सुना होगा बिटकॉइन, एथेरियम, डॉज कॉइंस, पाइकॉइंस। तो ये एक डिजिटल करेंसी है जो रियल फॉर्म में, हार्ड में, कैश के फॉर्म में एक्सेस नहीं करती। सेकेंडली ये डिसेंट्रलाइज्ड है, इट मींस इसको कोई कंट्रोल नहीं करता, ये फ्री फ्लो ऑफ करेंसी है। ब्लॉकचेन एक टेक्नोलॉजी जहाँ के ऊपर आपको एक स्पेसिफिक वॉलेट होता है जिसके थ्रू आप लोग एक इंडिविजुअल वॉलेट से दूसरे इंडिविजुअल वॉलेट के अंदर अपनी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं। इसके बेनिफिट अगर हम देखें तो डिसेंट्रलाइज मतलब कोई इसको कंट्रोल नहीं कर रहा, टोटली सिक्योर्ड है।
आपके ऊपर किसी का कोई रेगुलेशन नहीं है, कोई टैक्सेशन या कोई भी लाइबिलिटी आपको उस चीज के रिगार्डिंग नहीं पे करनी है, फास्ट है, इनोवेटिव है। साथ साथ से कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी हैं। वॉलेटाइल, वॉलेटाइल मीन्स पीरियड ऑफ टाइम में इसकी वैल्यू चेंज होती है। लाइक अगर आप देखें, जब बिटकॉइन आया था तो अराउंड जीरो से स्टार्ट होते होते 1 लाख 2 लाख और आज वो 30 लाख के अराउंड है। तो ये वॉलेटाइल है, कभी भी ऊपर नीचे जा सकता है। फिक्स अमाउंट नहीं है कि आज आपके पास एक कॉइन है तो वो एक कॉइन ही रहेगा, उसकी वैल्यू टाइम के साथ चेंज होती रहती है। दूसरा रिस्क ऑफ मिसयूज है। रिस्क ऑफ मिसयूज कैसे? जैसे कि मैंने बताया, डिसेंट्रलाइज है, कोई इसको कंट्रोल नहीं कर रहा, कोई रेगुलेशन नहीं है, तो आपकी ट्रांजेक्शन एक गेटवे के अंदर घूम रही है, कोई ट्रैक नहीं कर सकता। तो फर्स्ट नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है कि अगर आपने सपोज ट्रांजेक्शन करते हुए कोई मिस्टेक कर दी एंड बाय डिफॉल्ट वो ए के पास जाने की जगह बी के पास आपके पैसे पहुंच गए, तो आप उसको रिट्रैक्ट नहीं कर सकते, वो जो चला गया वो चला गया। दूसरा, जो इलीगल एक्टिविटीज है उसके लिए इसका यूज किया जा सकता है, बिकॉज ट्रांजेक्शन तो रिकॉर्ड नहीं की जा सकती, तो उनको फाइनेंस करने के लिए, टेररिज्म को फाइनेंस करने के लिए इसका यूज किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं इंडिया का, इसके ऊपर स्टैंड क्या है, पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। इंडिया बेसिकली जो वर्ल्ड की क्रिप्टो है, प्राइवेट क्रिप्टो है, लाइक बिटकॉइंस है, डॉजकॉइंस है, इनको बैन कर रहा है। बट साथ ही साथ जो इंडिया है वो अपनी खुद की एक डिजिटल करेंसी जिसको हम डिजिटल रूपी सीबीडीसी कहते हैं, उसको इंट्रोड्यूस कर रहा है। देखिए, ये अच्छी बात है कि इंडिया इस टेक्नोलॉजी को अप्रूव कर रहा है, उसका हिस्सा बन रहा है, एक नई अपनी भी करेंसी इंट्रोड्यूस कर रहा है। बट इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है कि जब हम लोग वर्ल्ड की क्रिप्टो करेंसीज को अपने नेशन के अंदर बैन कर रहे हैं, तो सिमिलर स्टेप्स वर्ल्ड के डिफरेंट नेशंस इंडिया की करेंसी के भी लेंगे। तो अगर हमने सपोज बिटकॉइन को यहाँ बैन कर दिया, सिमिलरली अमेरिका में हम जाते हैं तो अमेरिका ने हमारे डिजिटल रुपी को बैन कर दिया, तो हमें उस चीज का कोई बेनिफिट नहीं होगा, बिकॉज एज एन इंडियन हम फॉरेन क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, बिकॉज हमारा नेशन उसको सपोर्ट नहीं करता। एंड सिमिलरली हम अपने डिजिटल रुपी का यूज उस नेशन के साथ ट्रेड करने में नहीं कर सकते, बिकॉज वो उसको सपोर्ट नहीं करते। तो एट द एंड ये नेशन वाइज अपनी इंडिविजुअल करेंसी रह जाएगी और इसको वर्ल्ड लेवल पे यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे, तो ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट है। तो गवर्नमेंट का ये डिसीजन जो है, आप इसको भी कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज कर सकते हैं अपने एसए के अंदर, जब आप डिजिटल करेंसी इनोवेशन की बात करते हैं। दूसरा, इसका एक और इम्पैक्ट है साइबर सिक्योरिटी। डिजिटल पेनिट्रेशन के साथ साइबर फ्रॉड्स बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, तो ये भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट है जिसके ऊपर रेगुलेशन आना बहुत जरूरी है। मैंने अपना पायलट प्रोजेक्ट डिजिटल रुपी 2022 के अंदर लॉन्च किया था, इसके बारे में हमने बात की कि वो डिजिटल करेंसी वो लेके आ रहे हैं। देन हम बात करते हैं डायमेंशन नेक्स्ट, ग्लोबल और इंटरनेशनल। देखिए, फाइनेंस सिर्फ हमारे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में तो है नहीं, वो ग्लोबल लेवल के ऊपर ये वर्ल्ड में फाइनेंस है, वर्ल्ड में इकोनॉमी है। तो इंटरनेशनल कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जिनका आप लोग यूज कर सकते हैं, उनका डाटा यूज कर सकते हैं डायरेक्टली, उनकी कुछ रिपोर्ट्स हैं, कुछ इंडेक्सेस हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे, उनको आप यूज कर सकते हैं अपने एसेज के अंदर, जो आपको एक एज प्रोवाइड करेगा, एक इम्पैक्ट प्रोवाइड करेगा आपके एसे के अंदर, एक फैक्चुअल ऑथेंटिसिटी आपको प्रोवाइड कर पाएगा। इंस्टीट्यूशंस लाइक आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ब्रिक्स बैंक, एडब्ल्यूआईबी, ये कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जिन जो स्पेसिफिक रिपोर्ट्स भी देते हैं, स्पेसिफिक डाटाज भी देते हैं वर्ल्ड फाइनेंस के रिगार्डिंग, जिसको आप अपने एसेज में यूज कर सकते हैं। इसके अलावा इंडिया का जो रोल है वो G20 एमर्जिंग मार्केट्स एफडीआई हब के अंदर हमें देखने को मिलता है कि जो ग्रुप ऑफ 20 नेशन है उसके अंदर इंडिया एक पावरफुल नेशन के रूप में पार्ट है। एमर्जिंग मार्केट्स जो हैं उनके अंदर इंडिया एक ट्रेड पार्टनर है। उसके बाद जो फॉरेन डेवलपमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, उसके लिए इंडिया एक हब है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब है बेसिकली कोई भी फॉरेन कंपनी जब इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहती है तो उसको हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। इंडिया एट प्रेजेंट एक ऐसा हब है जो लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है। फॉर एग्जांपल, इंडिया फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है और अराउंड $70 बिलियन एफडीआई एनुअली अट्रैक्ट करता है, मतलब अराउंड इतना बड़ा अमाउंट हर साल इंडिया के अंदर इन्वेस्ट हो रहा है, जो ग्लोबल लेवल पे इंडिया को बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन के अंदर लेके आ रहा है। तो आप देख रहे हैं कैसे ये फाइनेंशियल डाटा आपका अगर कोई स्पेसिफिक ऐसे आ रहा है इंडिया की इमेज से रिलेटेड, इस बार आया था इंडिया 2047 या फिर और भी कोई ऐसे आता है, तो उसके अंदर आप इन डाटा को यूज कर सकते हैं डायरेक्टली। देन कुछ ग्लोबल क्राइसिस भी है जहां से हमें सीखना चाहिए, उनका एग्जांपल अपने वे फॉरवर्ड के अंदर डाल सकते थे। 2008 का सब प्राइम क्राइसिस था, जहाँ पे अमेरिका का जो सुपरमार्केट था, आई मीन जो हमारे यहाँ पे सेंसेक्स होता है, उनका जो फाइनेंशियल मार्केट है वो क्राइसिस हो चुका था, सब प्राइम क्राइसिस को नाम देते हैं। तो वहां से इंडिया को कुछ सीखना चाहिए, कैसे फंड्स का मैनेजमेंट, कैसे फाइनेंस, कैसे रेगुलेशन करना चाहिए, उसके रिगार्डिंग हम लेसन ले सकते हैं। सिमिलरली कोविड-19 के अंदर हमने कैसे फिस्कल स्टिमुलेशन को मेंटेन किया, कैसे उसकी रिकवरी की, क्या पॉलिसीज लेके आई गवर्नमेंट, कैसे हम उससे सीख सकते हैं, ये चीजें हम अपने एसेस के अंदर डायरेक्टली कोट कर सकते हैं वे फॉरवर्ड्स के अंदर। उसके बाद एक ग्लोबलाइजेशन ऑफ फाइनेंस के अंदर दो कंपोनेंट आता है जनरली, एफडीआई इनफ्लोज और एफपीआई इनफ्लोज। एफडीआई मैंने आपको बताया फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, सिमिलरली एक और टर्म होती है एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। अब देखिए, जैसे कि अगर आपने स्टॉक मार्केट का नाम सुना हो तो उसमें स्पेसिफिक पोर्टफोलियोज होते हैं जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के स्टॉक्स होते हैं, उसको एक ओवरऑल एक पोर्टफोलियो बनाया जाता है। सिमिलरली फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कुछ ऐसी स्पेसिफिक कंपनीज का ग्रुप होता है या उनका इन्वेस्टमेंट पैटर्न होता है जो
उस पोर्टफोलियो के थ्रू कोई कंपनी इंडिया के अंदर इन्वेस्ट कर सकती है। लेकिन सिंपल वर्ड्स, किसी कंपनी ने एक पोर्टफोलियो तैयार किया कि हम लोग इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करेंगे। अब कोई भी कंपनी अगर हमारे थ्रू इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहे तो वो हमारे पोर्टफोलियो का पार्ट बन सकती है। तो दैट्स व्हाट इज फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। इसके रिगार्डिंग इंडिया एज अ राइजिंग हब है एफडीआई और एफपीआई के वे। फॉर एग्जांपल गुजरात के अंदर जो गिफ्ट सिटी है, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, वो बनाई जा रही है एंड उसके अंदर फाइनेंस एफडीआई को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत सारे कंसेशन दिए जा रहे हैं। इनके बारे में आप पढ़ सकते हैं गवर्नमेंट वेबसाइट के ऊपर, ताकि कहीं ना कहीं इंडिया की इमेज, इंडिया की इकोनॉमी बूस्ट हो सके। अब देखिए, जब हम लोग कोई चीज करते हैं तो उसके पीछे हमेशा एक कॉस्ट होती है। तो जब हम फाइनेंशियल ग्रोथ कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक इन्वायरमेंटल कॉस्ट हमें उस ग्रोथ के लिए चुकानी होती है। तो उस चीज को डील करने के लिए इन्वायरमेंटल डायमेंशन हम बात करते हैं, इसमें सस्टेनेबल फाइनेंस की बात की जाती है। तो उसको डील करते हुए कुछ टर्म्स हम इंट्रोड्यूस हुई हैं यहाँ पे, जैसे ग्रीन फाइनेंस है। ग्रीन फाइनेंस बेसिकली उस फाइनेंस को कहते हैं जो इको फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स को फंड करता है। देखिए, अब गवर्नमेंट क्या करती है कि अगर कोई भी नेशन ग्रो कर रहा है तो उसकी कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है टूवर्ड्स नेचर। तो अगर उसको डेवलपमेंट टाइम टू टाइम करते रहना है तो नेचर को भी कंजर्व करना इंपॉर्टेंट है। तो नेचर को कंजर्व करने के लिए कुछ इको फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स स्टार्ट किए जाते हैं, उसमें फंडिंग की जाती है। उसके अलावा कुछ ग्रीन बॉन्ड्स इशू करती है गवर्नमेंट, जिससे कि रिन्यूएबल एनर्जी या क्लीन ट्रांसपोर्टेशन लाइक हाइड्रोजन बेस्ड ट्रांसपोर्टेशन उनको फंड किया जा सके। उसके अलावा इन्वायरमेंटल सोशल गवर्नेंस इन्वेस्टिंग होती है, जिसमें कंपनीज को रैंक किया जाता है उनकी प्रैक्टिसेस, इन्वायरमेंट रिलेटेड प्रैक्टिस या फिर सोशल प्रैक्टिस या फिर गवर्नेंस रिलेटेड प्रैक्टिसेस के रिगार्डिंग वो कितना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस प्रोवाइड कर पाते हैं, उसके रिगार्डिंग उनकी रैंकिंग की जाती है। ये हमारे इन्वायरमेंटल डायमेंशन के अंदर आता है। फॉर एग्जांपल, इंडिया ने पहले सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड 2023 के अंदर इशू किए थे। उसके अलावा क्लाइमेट फाइनेंस, जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन, उसके अलावा फाइनेंस रिन्यूएबल एनर्जी, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ये कुछ ऐसे डिफरेंट डायमेंशंस हैं जो हम लोग इन्वायरमेंटल सस्टेनेबल फाइनेंस के अंदर पढ़ते हैं। आप इन लोग इन टर्म्स को डिटेल में अपना इंट्रोडक्शन ले सकते हैं, इस चीज़ का अपना पॉइंट ऑफ व्यू के रिगार्डिंग भी डेवलप कर सकते हैं। इनको एक बार पढ़िएगा जरूर, ताकि बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमेशा आपको एग्जाम टाइम में कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट टू द पॉइंट प्रोवाइड करने में हेल्प करती है। क्योंकि देखिए, एग्जाम में दो तरीके के लोग बैठे हैं, एक ऐसे जिनको कुछ नहीं आता, बस पेपर देने आए हैं, एक ऐसे जिन्होंने तैयारी की है। अब जिन्होंने तैयारी की है तो उन्होंने बहुत चीजें पढ़ी हैं, वो जो चीजें पढ़ी हैं वो कहीं ना कहीं उनके एस्से के अंदर ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट होगी। इसलिए पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑल अराउंड द वर्ल्ड नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैंने ये स्पेसिफिक डायमेंशंस आपको दिए कि आप इस थीम के अंदर स्पेसिफिक इतने डायमेंशंस पे अगर आप पढ़ लेते हैं तो आप उस थीम के सिंपल लैंग्वेज में कहूँ मास्टर टाइप बन जाएंगे, कि आप उस थीम से रिलेटेड कोई भी ऐसे आता है तो आपके पास कंटेंट होगा उसमें ऐड ऑन करने के लिए। अब देखिए, फाइनेंस की बात हमने की, फाइनेंस के टाइप्स हमने पढ़े, फाइनेंस के रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, सब कुछ हमने पढ़ लिया। अब इसी से रिलेटेड कुछ कंटेम्प्रेरी इश्यूज भी हैं जो हमें ऑल अराउंड ईयर्स सुनने को मिलते हैं। जिसमें सबसे पहला इशू है वो है एनपीए। एनपीए बेसिकली होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। अब देखिए, कुछ लोगों को नहीं मालूम होगा एनपीए क्या होता है, मैं सिंपल लैंग्वेज में समझा देता हूँ। देखिए, जब हम बैंक से लोन लेते हैं तो एक फिक्स टाइम पीरियड के अंदर हमें उसको पे करना होता है। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर अपना लोन पे नहीं करते, बैंक उनको नोटिस इशू करता है, उसके बाद भी वो लोग एक स्पेसिफिक अगले टाइम पीरियड तक भी अपना कोई लोन एक रुपया नहीं चुकाते, तो बैंक उनको नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के रूप में कैटेगराइज कर देता है। यानी कि वहां से बैंक को कोई भी इनकम नहीं आने वाली है, वो टोटली लॉस हो चुका है उनके लिए। तो ये हमारे नॉन नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होते हैं। तो इसके रिगार्डिंग डाटा है कि जो हमारा ग्रॉस एनपीए मतलब टोटल एनपीए है वो अप्रोक्सीमेटली 3% तक रिड्यूस हो चुका है 2024 के अंदर, जो लोवेस्ट है डेकेड के अंदर। तो आप इस डाटा के थ्रू क्या देख रहे हैं कि हम लोग जो है इस फील्ड में भी काम कर रहे हैं कि कैसे हम अपने एनपीए को मिनिमाइज करें। क्योंकि एनपीए मिनिमाइज होगा तो हमारा रेवेन्यू जनरेट ज्यादा होगा, रेवेन्यू ज्यादा जनरेट होगा तो इवेंचुअली इकोनॉमी बूस्ट होगी। देन एक और डिबेट जो हमें कंटेम्परेरी इशू सुनने को आता है वो बैंक प्राइवेटाइजेशन का डिबेट है। अब प्राइवेटाइजेशन का सिंपल मीनिंग मैं आपको समझा देता हूँ कि देखिए, गवर्नमेंट एंटिटी और प्राइवेट एंटिटी के बीच में क्या डिफरेंस है कि जो गवर्नमेंट एंटिटी है उसके ऊपर गवर्नमेंट का शेयर ज्यादा है, वही प्राइवेट एंटिटी में प्राइवेट का शेयर ज्यादा है। तो मान के चलिए कि देखिए 50-50 का मतलब है हाफ हाफ। तो अगर कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर 51 मिनिमम 51% आधे से एक ज्यादा अगर गवर्नमेंट के पास है तो वो गवर्नमेंट एंटिटी कहलाती है। और 51 से चाहे वो 100% तक कुछ भी हो, दैट्स अ सेकंड थिंग, मिनिमम 51% होना चाहिए। बट प्राइवेटाइजेशन के अंदर क्या होगा कि जो प्राइवेट एंटिटी है उसका शेयर 50 से 51 हो जाएगा एंड गवर्नमेंट का 49 मिनिमम, एंड गवर्नमेंट का कंट्रोल प्राइवेट कंट्रोल से कम हो जाएगा एंड प्राइवेट उसको कंट्रोल करेंगे। तो उसी के रिगार्डिंग एक इशू हमें देखने को आता है बैंक प्राइवेटाइजेशन इशू, कि
बैंक्स को प्राइवेट किया जाए। देखिए इसके बेनिफिट्स भी हैं, नुकसान भी है। बेनिफिट ये कि बैंक्स की एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, जो लोगों को परेशानियां होती हैं वो टाइम के साथ कम हो जाएंगी। रेवेन्यू ज्यादा जनरेट होगा, इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा, गवर्नमेंट को ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होगा उससे। इस तरीके के बेनिफिट्स हैं, बट इसका कहीं ना कहीं लॉस क्या है? देखिए कोई भी प्राइवेट एंटिटी अगर किसी चीज में इन्वेस्ट करती है तो वो उसके पीछे अपने कैपिटल फॉर्मेशन, अपना प्रॉफिट जनरेट करने के लिए इन्वेस्टमेंट करती है। तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट हमें ये देखने को मिलेगा कि जो हमारे सर्विस चार्जेस हैं बैंक के अंदर लोगों के लिए, वो इंक्रीज हो सकते हैं, लोन्स महंगे हो सकते हैं, इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जा सकता है, तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट भी हमें देखने को मिल सकता है। देन नेक्स्ट जो हमारा इशू है वो शेडो बैंकिंग है। ठीक है, बेसिकली जैसे हमारा बैंकिंग सिस्टम है वैसे ही एक पैरेलल बैंकिंग सिस्टम होता है जो रेगुलेट नहीं होता, मतलब जो बैंकिंग सिस्टम के रेगुलेशन से बाहर आता है। लाइक बैंक्स जो है वो फाइनेंशियल एक्टिविटीज को रेगुलेट करते हैं, वो बैंकिंग होगी। एंड जो जिनको बैंक रेगुलेट नहीं करता वो शेडो बैंकिंग होगी। लाइक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जो हमारी होती है एनबीएफसी, वो ऐसी एंटिटीज है जो बैंक्स की तरह ही लोन प्रोवाइड करती है, बट वो बैंक्स के अंडर नहीं है, वो रेगुलेशन, उनका रेगुलेशन बैंक के अंदर नहीं आ रहा। उनके अपने खुद के लॉज हैं, अपने खुद के इंटरेस्ट रेट्स हैं, जिनको कंट्रोल करने के लिए टाइम टू टाइम पॉलिसीज लेके आनी पड़ती हैं। तो ये एक शेडो बैंकिंग डिफरेंट है। तो यहाँ पे जो हमारा इशू ये है कि बैंकिंग एंड शेडो बैंकिंग दोनों पैरेलल चल रही है, और कहीं ना कहीं कुछ लोग शेडो बैंकिंग के ट्रैप्स में फंस के भी परेशान होते हैं। उसके अलावा शेडो बैंकिंग का जो है रिस्क बहुत ज्यादा है, क्योंकि रेगुलेशन नहीं है इसके ऊपर, रेगुलेशन कम है, तो क्राइसिस होने की ज्यादा चांसेस है। क्राइसिस होगा तो इकोनॉमी कहीं ना कहीं डोल जाएगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लेते हैं 2018 के अंदर एक कंपनी थी आईएल एंड एफएस, उसने अपने आप को डिफॉल्ट कर दिया। डिफॉल्ट में उसने अपने आप को बैंकरप्ट घोषित कर दिया। अब यहाँ पे क्राइसिस क्या निकल के आया है कि एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी थी जिसने इस कंपनी को बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ लोन दिया था, एंड जब उसने अपने आप को डिफॉल्ट कर दिया तो वो बैंक इवेंचुअली, वो जो एनबीएफसी थी वो भी बैंक हो गई, क्योंकि इतना बड़ा अमाउंट अगर वो रिकवर नहीं कर पाएगी तो वो आगे वर्क कैसे करेगी, फंक्शन कैसे करेगी। हालांकि गवर्नमेंट ने इंटरवीन किया एंड क्योंकि केस कंट्रोल हो गया, बट हम ये समझ रहे हैं यहाँ पे कि जो एक शेडो फाइनेंस है वो कैसी क्राइसिस को जन्म दे सकता है, कैसे रेगुलेशन इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक जो अलग इशू है एक और, वो है इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स। इन्फ्लेशन के रिगार्डिंग प्रेशर आते हैं, महंगाई, फूड इन्फ्लेशन हुआ, सपोज कोई भी डिजास्टर आता है तो इवेंचुअली चीजें महंगी होने लग जाती है मार्केट में, फूड शॉर्टेज हो जाती है। तो ये भी एक इशू है हमारे यहाँ पे जो कंटेम्प्रेरी देखने को मिलता है। देन राइज ऑफ स्टार्टअप्स हमको देखने को मिल रहा है, एंड यूनिकॉर्न्स। देखिए यूनिकॉर्न्स बेसिकली वो स्टार्टअप्स होते हैं जो एक बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ प्रॉफिट रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। एक जनरली रेवेन्यू है 50 करोड़, 80 करोड़, 100 करोड़, दैट्स अ सिंपल स्टार्टअप। बट वहीं कोई यूनिकॉर्न 1000 करोड़ की रेंज में रेवेन्यू जनरेट कर रहा है तो उसको हम यूनिकॉर्न कहते हैं। एंड इंडिया के अंदर एट प्रेजेंट 100+ यूनिकॉर्न्स फंक्शनल है। तो इसको आप अपने एसए के अंदर कोट कर सकते हैं कि फाइनेंशियल इंक्लूजन प्लस फाइनेंशियल लिबर्टी, फाइनेंशियल ग्रोथ के अंदर इंडिया इस लेवल पे काम कर रहा है कि वहाँ पे 100+ यूनिकॉर्न्स है। देन साइबर फ्रॉड्स एंड डाटा प्राइवेसी इश्यूज का कंटेम्प्रेरी इशू है यहाँ पे, कि हमें रीजन में हम देख रहे हैं साइबर फ्रॉड बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, डाटा प्राइवेसी बहुत ज्यादा लीक हो रही है, इशू बन रहा है इसका। देन क्रिप्टो करेंसी रेगुलेशन डिलेमा, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि इंडिया उनको प्राइवेट क्रिप्टोज को बैन कर रहा है बट अपना खुद का लेके आ रहा है। तो ये कुछ कंटेम्प्रेरी इशूज हैं, एंड अगर आप नोट डाउन करते हैं तो इन्हीं के अंदर कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो डायरेक्टली आपके ऐसे में आ सकते हैं। तो इन चीजों के बारे में अपनी अंडरस्टैंडिंग जरूर डेवलप करें, इनके बारे में जरूर पढ़ें, कुछ हो सके तो फैक्ट्स कवर करें इनके बारे में, ये आपको श्योरली हेल्प करेंगे। अब इसके बाद बात आती है इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस और रिपोर्ट्स की। तो देखिए डोमेस्टिक मतलब इंडियन लेवल के ऊपर एंड वर्ल्ड लेवल के ऊपर बहुत सारी जो हमारी रिपोर्ट्स हैं, इंडेक्स हैं, वो पब्लिश होती हैं, जिनके अंदर पब्लिश डाटा को आप डायरेक्टली अपने एसेस के अंदर अगर इंक्लूड करते हैं तो वो एक फैक्चुअल रिप्रेजेंटेशन देगा, ऑथेंटिक फीलिंग देगा पढ़ने वाले को कि जो राइटर है इस एसे का उसको ऑथेंटिक नॉलेज है, उसने डाटा का एग्जैक्ट यूज किया है रिक्वायर्ड जगह के ऊपर, जो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स फैच करने में हेल्प करेगा। तो कुछ रिपोर्ट्स है, कुछ एंटिटीज, इनका मैं नाम आपको बता दूं, आप उनसे रिपोर्ट्स एंड डाटा गूगल पे सर्च करके अपने नोट्स में ऐड ऑन कर सकते हैं। इकोनॉमिक सर्वे, यूनियन बजट, जिसका मैंने डिस्कशन ऊपर भी किया था, और भी अगर कोई डाटा हो तो आप गूगल सर्च कर सकते हैं। आरबीआई की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट आती है, सैपी और नाबार्ड की एनुअल रिपोर्ट्स आती हैं। नीति आयोग ने कैंपेन चलाया था स्ट्रेटेजी ऑफ न्यू इंडिया, ये काफी साल पुराना है बट आप इसको भी यूज कर सकते हैं अपने एसेस के अंदर। साथ ही साथ 2023 के अंदर, 24 के अंदर नीति आयोग ने एक और नया कैंपेन चलाया था, विकसित भारत 2047, जो कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो जो आपका 2024 में ऐसे आया था इंडिया 2047, उसके अंदर कोट किया जा सकता था, जो एम करता है इंडिया को डेवलप नेशन बनाने का 2047। इसके बेसिकली 4 पिलर्स हैं जिनको हम डिस्कस करते हैं। पहला पिलर है इकोनॉमिक ग्रोथ और कॉम्पिटिटिवनेस। देखिए इंडिया का मोटिव है कि वो अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ और कॉम्पिटिटिवनेस को इंक्रीज करे। कैसे? उसके लिए वो अपनी प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करने के लिए इनोवेशन और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ऐसे कुछ फोकस एरियाज हैं जिनके ऊपर अगर वो काम करेगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ और कॉम्पिटिटिवनेस ऑटोमेटिकली
इंक्रीज होगी। अब यहाँ पे टर्म आई ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। सिंपल लैंग्वेज में आपको मैं समझाता हूँ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कोई फॉरेन कंपनी है, वो इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करना चाहती है। अब कोई भी अगर इन्वेस्ट करना आएगा तो उसको कुछ परमिशन लेनी होंगी, कुछ डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस होगा, कुछ लॉज होंगे, कुछ रेगुलेशन होंगे। तो इन सब के थ्रू उसको गुजर कर इन्वेस्टमेंट करनी होगी। तो कहीं ना कहीं ये चीजें हैक्टिक होती हैं। तो उस चीज को इजी बनाने के लिए ये टर्म है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जिसके अंदर गवर्नमेंट कंसेशंस देती है, टाइम बाउंड विंडोज निकालती है कि इसके अंदर अगर आप आते हैं तो आपको ये बेनिफिट्स दिए जाएंगे, ये हेल्प की जाएगी। ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है। ये कुछ ऐसी फैंसी टर्म्स है जो आप अपने एसेज के अंदर अगर यूज करते हैं तो ये कीवर्ड्स जो है वो रीडर को एक इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं कि आपके पास एक अच्छी वोकैब है जो अपने एसे के अंदर यूज कर रहे हैं। देन जो नेक्स्ट डायमेंशन है हमारी नेशनल सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी, जिसके लिए अगर हम अपने डिफेंस को स्ट्रेंथन करें, इंटरनल सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करें, रेजिलियंस के ऊपर काम करें, तो हम अपनी नेशनल सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी को बूस्ट कर सकते हैं। देन अगर हम अपने डिप्लोमेटिक रीच को इंक्रीज करते हैं, सिक्योर रिसोर्सेज को सिक्योर करते हैं, रिसोर्सेज को सिक्योर करना मतलब लाइक सपोज हम ईवी सेक्टर के अंदर ग्रोथ करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें लिथियम चाहिए। अब वो लिथियम इंडिया के अंदर लिमिटेड अमाउंट में अवेलेबल हो तो उसको प्रोक्योर हमें कहाँ से करना होगा, डिफरेंट नेशन से करना होगा। तो वो रिसोर्सेज सिक्योर करना, उसके लिए हमें ट्रेड को इनहेंस करना होगा। तो इन एरियाज पे फोकस करने से हम अपने थर्ड पिलर ग्लोबल पार्टनरशिप एंड इन्फ्लुएंस को इनहेंस करेंगे। एंड देन सिमिलरली अगर हम अपनी जुडिशियल एफिशिएंसी को इंक्रीज करते हैं, ट्रांसपेरेंसी लेके आते हैं, सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन लेके आते हैं, तो ये हमारे लीगल रिफॉर्म्स एंड गवर्नेंस को बूस्ट करेगा। अब देखिए ये जो पिलर्स और फोकस एरिया मैंने यहाँ पे डिस्कस किए इस कैंपेन के थ्रू, इसको आप डिफरेंट डायमेंशंस के अंदर भी यूज कर सकते हैं, लाइक जुडिशियल एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी, सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये कहीं ना कहीं आपके सोशल वेलफेयर के अंदर भी यूज हो सकता है, गवर्नेंस रिलेटेड एसेस के अंदर भी आप इसको यूज कर सकते हैं। उसके अलावा डिप्लोमेटिक रीच की बात करें, हम ट्रेड एनहेंस करने की बात करें तो डिप्लोमेटिक एसेस के अंदर आप यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप एक सिंगल चार्ट, सिंगल थीम, सिंगल एजेंडा डिफरेंट डिफरेंट एसेस के अंदर यूज कर सकते हैं। डोमेस्टिक के बाद कुछ हमारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, लाइक आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है। ये भी कुछ रिपोर्ट्स पब्लिश करते हैं डिफरेंट डिफरेंट, आप उनको सर्च कर सकते हैं, उनका डाटा अपने नोट्स के अंदर ऐड ऑन कर सकते हैं, डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट है, ग्लोबल कॉम्पिटिटिव रिपोर्ट है। इसके अलावा हम एक देखते हैं प्रेस फ्रीडम इंडेक्स आता है, एक ग्लोबल हंगर इंडेक्स आता है, ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स आता है। तो ये कुछ ऐसे डाटास हैं जो आपको एक एज प्रोवाइड कर पाएंगे अगर आप उसको अपने एसेज के अंदर यूज करते हैं डायरेक्टली। इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक फैक्चुअल डाटा है जो मैंने इसके अंदर ऐड ऑन किया है, ये नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल है, वहां से आप नोट डाउन कर सकते हैं, इनको डायरेक्टली आप यूज कर सकते हैं अपने एसेज के अंदर। तो इसको डिस्कस करने का कोई फैक्ट नहीं है क्योंकि ये फैक्चुअल डाटा ही है, डायरेक्टली आप इसको उठाइए और यूज कीजिए अकॉर्डिंग टू योर नीड्स। देन हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट डायमेंशन जो है एथिकल, हम कहें मोरल या फिर फिलोसफिकल एंगल। देखिए इसके अंदर मैं आपको कुछ फ्रेजेस बताऊंगा जो आप अपने एसेज के अंदर डायरेक्टली या फिर इससे रिलेटेड अपने जो भी स्पेसिफिक एसे उससे रिलेटेड अगर आप इस तरीके से हेडिंग्स देते हैं या फिर इन सिंपल वर्ड्स कोट करते हैं इनको, देन उसको एक्सप्लेन करते हैं, तो वो एक बहुत ही इंपैक्टफुल इंसाइट क्रिएट करेगा। जैसे कि मान लीजिए हम कोट करते हैं कि फाइनेंस एज अ टूल ऑफ डेवलपमेंट वर्सेस फाइनेंस एज इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सप्लॉइटेशन। कितना इंपैक्टफुल हेडिंग है कि फाइनेंस जो है उसको डेवलपमेंट के टूल के रूप में यूज करें, या किया जाए जहाँ पे हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करते हैं, सोशल वेलफेयर करते हैं एंड इवेंचुअली एक नेशन की इकोनॉमी को बूस्ट करते हैं। वहीं फाइनेंस को एक एक्सप्लॉइटेशन का इंस्ट्रूमेंट बनाया जाए, मतलब इररिलेवेंट टैक्सेस लगाए जाएं, हर चीज के ऊपर टैक्स लगाया जाए। फॉर एग्जांपल जैसे ट्रंप की बात करते हैं, वो टैरिफ लगा रहा है, अब वो फाइनेंस को एक्सप्लॉइट कर रहा है क्योंकि इतना हाई टैरिफ वर्ल्ड ट्रेड को अफेक्ट करेगा। तो इस तरीके से आप अपने एसेज के अंदर हेडिंग्स एंड उसके एक्सप्लेनेशन में चीजें कोट कर सकते हैं जो आपको कहीं ना कहीं इंसाइटफुल इंपैक्ट क्रिएट करने में हेल्प करेंगे। देन नेक्स्ट है गांधीयन इकोनॉमिक ट्रस्टशिप मॉडल। इसको आप डिटेल के अंदर जरूर पढ़िएगा क्योंकि गांधी जी के जो ट्रस्टशिप मॉडल है या जिनकी फिलोसफीज हैं, ये कुछ ऐसी चीजें जो आप अपने किसी भी एसे के अंदर यूज कर सकते हैं। इसके अलावा और भी डिफरेंट डिफरेंट लोगों ने कुछ कुछ मॉडल्स दिए हैं, कुछ कुछ थ्योरीज दी हैं, वो अगर आप अपने एसेज के अंदर यूज करते हैं वो एक एज आपको डेफिनेटली देंगे। लाइक सिंपल वर्ड्स में समझाऊं तो गांधी जी ने अपने फिलोसफीज के अंदर जो है फाइनेंशियल इंक्लूजन का जिक्र किया है, सोशल वेलफेयर का जिक्र किया है, अंत्योदय जो है उसका जिक्र किया है कि मार्जिनलाइज ग्रुप्स हैं उनको बेनिफिट मिलना चाहिए, सोशल वेलफेयर, सोशल हेल्प, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन सब चीजों का गांधी जी ने अपने फिलोसफी के अंदर जिक्र किया। तो इसको आप जरूर पढ़िएगा, कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि इन चीजों को जो ये पॉइंट्स के अंदर आपको मिलेंगे आप उनको डायरेक्टली अपने एसेज के अंदर यूज कर पाएंगे। देन इकोनॉमी ऑफ नीड वर्सेस इकोनॉमी ऑफ ग्रिड, ये एक बहुत ही इंपैक्टफुल हेडिंग है। लाइक इकोनॉमी ऑफ नीड मतलब आपको इकोनॉमी चाहिए अपनी रिक्वायरमेंट्स की पूर्ति करने के लिए, इसमें आपका सोशल वेलफेयर आता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट आता है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, एज ए नेशन आप कैसे ग्रो कर रहे हैं, ये सब इकोनॉमी के अंदर ऑफ नीड के अंदर आता है। वही इकोनॉमी ऑफ ग्रीड के अंदर आता है कि आप अपनी ग्रीड की फुलफिलमेंट के लिए इकोनॉमी का यूज करें। फॉर एग्जांपल जैसे कि मान के चलिए, कॉमन है, हम लोग आपस में सुनते भी हैं कि इस गांव के अंदर सड़क बनाने के लिए इतना करोड़ का बजट आया, बट डॉक्यूमेंट्स के अंदर वो बजट रह गया एंड एक्चुअल फील्ड वर्क के अंदर उसका 10% भी यूज नहीं हुआ। तो ये इकोनॉमी ऑफ ग्रीड है।
देन एथिकल इन्वेस्टिंग, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो मैंने आपको पहले ही बताया कि कॉर्पोरेट जो वर्ल्ड है उनकी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिसमें वो लोग अपने एम्प्लॉयज के वेलफेयर के लिए या फिर एनवायरनमेंट के वेलफेयर के लिए कुछ ना कुछ अमाउंट डोनेट करते हैं, या कुछ ऐसी एक्टिविटीज या स्कीम्स या एजेंडाज लेके आते हैं जो कहीं ना कहीं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी प्रूव करते हैं। इसके बदले में गवर्नमेंट उनको कुछ क्रेडिट देती है, जो लोग जो उनको बेसिकली टैक्स लाइबिलिटीज के अंदर हेल्प करता है उसको कम करने में। एथिकल इन्वेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आप इलीगल मनी इन्वेस्टिंग से बच सके। देन आइडिया ऑफ इंक्लूसिव फाइनेंस है, जिसके अंदर हम सोशल जस्टिस की बात करते हैं। इंक्लूसिव फाइनेंस आएगा, ओवरऑल डेवलपमेंट होगी फाइनेंस की, तो सोशल जस्टिस ऑटोमेटिकली उसके अंदर सर्व होगा। देन कुछ स्पेसिफिक कोड्स हैं जो मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं, ये आप देख सकते हैं, नोट्स के अंदर आपको मिल जाएंगे, जिनका आप यूज कर सकते हैं अपने एसेज के अंदर। इनके ऊपर मैं एंड में आपसे दोबारा बात करूंगा कि कोड्स को कैसे यूज करना है। इसके लिए आपको एक चीज कहूंगा कि ये तो मैंने फाइनेंस से रिलेटेड कुछ कोड्स दिए हैं, कुछ टैक्सेशन बजट रिलेटेड इसमें। इसके अलावा इस पूरी थीम में आपको जो भी टर्म्स ऐसी लगती है जिनके ऊपर ऐसे आ सकता है, इंपैक्टफुल टर्म्स हैं, उनसे रिलेटेड भी आप लोग कोड्स जरूर नोट डाउन कीजिएगा अपने नोट्स में, लाइक साइबर सिक्योरिटी, क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल इकोनॉमी। इनसे रिलेटेड कोड्स भी आप एटलीस्ट एक तो कोर्स जरूर अपने नोट्स में ऐड ऑन कीजिएगा। ये कहीं ना कहीं आपको बहुत हेल्प करेंगे जब आप अपना कंटिन्यूस रिवीजन में लेके आएंगे। फिर हम बात करते हैं कंक्लूजन की। देखिए, हमने इंट्रोडक्शन समझा क्या होता है, कि कैसे हम बिल्कुल इनसाइटफुल शॉर्ट लैंग्वेज के अंदर, लिमिटेड वर्ड्स के अंदर कुछ ऐसा कैची इंट्रोडक्शन दे कि रीडर को लगे कि उसको और जानना है और ज़्यादा उसको पढ़ना है। उन बॉडी के अंदर हमारी कोशिश है कि डिफरेंट डायमेंशन को कवर करना है, फैक्चुअल डाटा उसके अंदर एड ऑन करना है, ताकि एक इम्पैक्ट क्रिएट हो सके हमारा, हम एक्स्ट्रा मार्क्स सेट कर सके। अब आपने ये जो पूरी मेहनत की है, ये आपके कंक्लूजन के ऊपर डिपेंड करती है, कि कंक्लूजन का मतलब होता है आपके एस्से का क्रक्स, यानी कि उसका सारांश, कि आपने अपने एस्से के अंदर जितना कुछ लिखा है। सपोज एज एन एग्जामिनर मैं हूँ, अब मुझे 150 कॉपी चेक करनी है, 200 कॉपी चेक करनी है एक दिन में, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं सबका ऐसे पढ़ सकूं। तो मैं क्या करूंगा, मैं आपके इंट्रोडक्शन को पढ़ूंगा, बॉडी पे नजर डालूंगा, एंड आपके कंक्लूजन को पढ़ूंगा। क्योंकि इंट्रोडक्शन से मुझे आइडिया लग जाएगा कि आपकी आइडियोलॉजी क्या है, कंक्लूजन से मुझे पता चल जाएगा कि आपने ऐसे में लिखा क्या है। तो कंक्लूजन आपका हमेशा टू द पॉइंट होना चाहिए। आपने जो भी चीज अपने ऐसे में लिखी है उसको एक्सप्लेन करना चाहिए लिमिटेड वर्ड्स के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, मैंने फाइनेंस रिलेटेड एक यहाँ पे कंक्लूजन दिया है कि फाइनेंस इज नॉट जस्ट अबाउट नंबर्स, इट रिफ्लेक्ट्स प्रायोरिटीज, वैल्यूज एंड विजन ऑफ इंडिविजुअल्स एंड नेशंस। देखिए, लिमिटेड वर्ड्स है, एक सिंपल स्टेटमेंट, बट अगर आप इसकी मीनिंग समझें, इट सेज कि फाइनेंस इज नॉट जस्ट अबाउट नंबर्स, मतलब इसमें सिर्फ फंड्स की बात नहीं हो रही है, सिर्फ मनी की बात नहीं हो रही है। ये प्रायोरिटीज को रिफ्लेक्ट करता है। प्रायोरिटीज किसकी? एज एन इंडिविजुअल हमारी, कि हमें अपनी सेविंग्स करनी है अपने लाइफस्टाइल को बेटर बनाने के लिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? गवर्नमेंट की, कि वो प्रायोरिटाइज करे पब्लिक को, उनके रिगार्डिंग पॉलिसीज लेके आए, उनके रिगार्डिंग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स डेवलप करवाए। देन प्राइड, देन वैल्यूज रिफ्लेक्ट करता है कि एथिकल इन्वेस्टिंग हो, साइबर फ्रॉड्स ना हो। देन ये विजन रिफ्लेक्ट करता है इंडिविजुअल का, कि हमारा विजन क्या है फाइनेंस के रिगार्डिंग, एक नेशन का विजन क्या है फाइनेंस के रिगार्डिंग, एंड इवेंचुअली हमारी इकोनॉमी टोटली इन सब चीजों के ऊपर डिपेंड है। तो इतनी सारी बातें सिंपल सी लाइन के अंदर हमने डिफाइन कर दी। देन इसी को कैरी फॉरवर्ड करते हुए आप दो चार चीजें और इसके अंदर ऐड ऑन कर सकते हैं, क्योंकि इतना छोटा भी हमें कंक्लूजन नहीं लिखना है। बट मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ कि आपको कंक्लूजन टू द पॉइंट, शॉर्ट एंड इंसाइटफुल लिखना है, कि पढ़ने वाले को लिमिटेड वर्ड्स में एक डीप इंसाइट मिल जाए कि कितना कुछ कवर किया गया है इस एसे के अंदर। सिमिलरली दो तीन मैंने और यहाँ पे मेंशन किए हैं आपको कोड कंक्लूजन। ऐसे ही आप लोग इसके अलावा अगर कुछ स्पेसिफिक थीम्स है इसके अंदर, जैसे कि क्रिप्टो करेंसी है, डिजिटल इकोनॉमी है, फाइनेंशियल इंक्लूजन है, उनसे रिलेटेड भी अपने इंट्रोडक्शन एंड एटलीस्ट एक एक कंक्लूजन जरूर लिखिएगा, ताकि अगर बाई चांस वो एग्जाम में आते हैं, तो अगर आपने उससे रिलेटेड इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन लिखे होंगे तो आप एग्जाम टाइम में सेम ना सही बट कुछ ना कुछ लिख पाएंगे वहाँ पे, एक अच्छा कंक्लूजन, एक अच्छा इंट्रोडक्शन। बस अगर आप अभी अपने नोट्स में ये चीज लिखेंगे, उसको कंटिन्यूस रिवाइज करेंगे, तो वो आपको वहाँ पे श्योरली हेल्प करेगा। देन इन नोट्स के बेसिस पे ही मैंने कुछ ऐसे टॉपिक्स लास्ट में ऐड ऑन किए हुए हैं, इनके ऊपर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ओवरऑल आपकी ये पूरी थीम उस टॉपिक के अंदर कवर हो जाएगी, जिसमें आपका क्रिप्टो करेंसी हो, फाइनेंशियल इंक्लूजन हो, ये सब कुछ का पार्ट हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल टॉपिक है फाइनेंस एज द इंजन ऑफ ग्रोथ। जब आप फाइनेंस को एज इंजन ऑफ ग्रोथ करेंगे, तो उसके अंदर फाइनेंस के सारे मीनिंग्स आपको बताने होंगे, उसके डायमेंशन बताने होंगे कि फाइनेंस कैसे ग्रोथ में हेल्प करेगा, कैसे सोशल स्कीम्स के रूप में हेल्प करेगा, कैसे क्रिप्टो करेंसीज हेल्प करेंगे, कैसे फाइनेंशियल इंक्लूजन हेल्प करेगा। ये सारे डायमेंशन आपके एक सिंगल टॉपिक के अंदर कवर हो जाएगी। तो ये तो था हमारा इन नोट्स का एक डिटेल डिस्कशन की कैसे हम लोग इनको यूज कर सकते हैं डिफरेंट थीम्स के अंदर, कैसे आपको अपने नोट्स बनाने हैं, क्या क्या चीजें आपको उसमें ऐड ऑन करनी है, क्या क्या इनमें मिसिंग है जो आपको खुद अपने आप ऐड ऑन करना है। क्योंकि सब कुछ अगर मैं ही प्रोवाइड कर दूंगा तो फिर सबका वही, या तो कॉपी पेस्ट करके आ जाएंगे, अपना पर्सनल टच भूल जाएंगे। तो पर्सनल टच बहुत इंपॉर्टेंट है।
बस वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, जो नहीं करना है, ऑलरेडी काफी लंबा हो चुका है। सो इसके बाद अब मैं कुछ बेसिक बात करता हूँ आपसे एसए के रिगार्डिंग, कि एसए में आपको करना क्या है। देखिए, जिसमें सबसे पहली चीज मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया था, इंट्रोडक्शन का एक कंपोनेंट होता है कोड। मैंने आपको ऊपर कोड्स बताया था, बाद में कहा भी था कि मैं इसके बारे में बात करूंगा। देखिए, कोड्स आप लोगों को एटलीस्ट हर एक स्पेसिफिक डायमेंशन जो भी आपको लगता है ऐसे में आता है, उससे एटलीस्ट 2 से 3 कोड आप लोग अपने नोट्स में ऐड ऑन कीजिए। तो ये कोड क्या होता है बेसिकली, अगर आप उसको अपने एसे में ऐड ऑन करते हैं तो रीडर को वो एक इंसाइट देता है कि राइटर इस टॉपिक को कैसे अंडरस्टैंड कर रहा है, कि उसने उसके रिगार्डिंग एक कोट भी दे दिया है, मतलब कितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग उसको है, एक पॉजिटिव इंप्रेशन क्रिएट करता है। बट इसका ये मतलब भी नहीं है कि आप बस ऐसे के अंदर मतलब 15-20 कोट ही कोट लिख दें, वो इरिटेशन है। व्हाट यू हैव टू डू इज एटलीस्ट 1, 2 या मैक्सिमम 3 कोट्स अपने ऐसे के अंदर एटलीस्ट ऐड कीजिए। आप इंट्रोडक्शन में कोट लिखकर अपने इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं, आप बॉडी के अंदर किसी चीज किसी पॉइंट को इंपैक्ट देने के लिए कोई कोट मेंशन कर सकते हैं, आप कंक्लूजन के अंदर कोई कोट मेंशन कर सकते हैं अपनी बात को लिखने के लिए। उस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज, हमने देखा इंट्रोडक्शन क्या है, कंक्लूजन क्या है, बॉडी क्या है। अब देखिए आप लोगों को क्या करना है, जब भी आप ऐसे लिख रहे हैं तो उसके अंदर कोई भी इंपॉर्टेंट टर्म आती है, कोई भी कीवर्ड आप यूज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल सपोज आपने ऐसे में यूज किया स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी, एक टर्म है जो आपने यूज की, तो ऐसी जो इंपैक्टफुल टर्म्स है उनको हाईलाइट जरूर कीजिए। हाईलाइट का मतलब अंडरलाइन कीजिए। इसका बेनिफिट देखिए क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं एज ए रीडर अगर आपकी कॉपी चेक करूँ तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं डिटेल में बैठ के पढूं उसको। बट अगर आपने वहां पे अपने कीवर्ड्स हाईलाइट किए, तो जब मैं आपकी बॉडी के ऊपर नजर डालता हूँ तो आपके कीवर्ड जो हाईलाइटेड है वो मुझे दिखेंगे। एंड जब मैं आपके कीवर्ड्स को पढ़ूंगा तो मुझे एक आइडिया हो जाएगा कि आपने किन चीजों का जिक्र इसमें किया है, क्या वोकैब आपने यूज की है, कितनी एनरिच्ड वोकैब आपके पास है, देन किस तरीके से आपने इनका यूज किया है, किस डायरेक्शन में आप लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये कीवर्ड्स इस चीज में बेनिफिट करते हैं। एंड जब मुझे आपके कीवर्ड्स के थ्रू ही आपके आइडिया ऐसे का आइडिया मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं ये आपको एक्स्ट्रा मार्क्स फेच करवाएंगे। मैंने बहुत सी कॉपीज देखी हैं जिनके अंदर मैंने देखा है कि उनके एस्से के अंदर शायद इतना स्ट्रेंथ नहीं था, बट उन्होंने जो कीवर्ड्स यूज किए हैं बीच बीच में एंड उनको हाईलाइट किया है, एंड एग्जामिनर ने बकायदा उन कीवर्ड्स को सर्कल भी किया है, मेंशन करते हुए कि हाँ उसने इसको पढ़ा है, उन्हें मेंशन करते हुए उसने सर्कल किया है, एंड उसका रिजल्ट ये हुआ है कि उनको काफी अच्छे मार्क्स मिले हैं एस्सेज के अंदर। तो आपको ये चीज करनी है। नेक्स्ट, एस्सेज के अंदर हेडिंग्स लिखिए। अगर आपके पास कैची हेडिंग्स आप बना पा रहे हैं टॉपिक से रिलेटेड तो बिल्कुल मेंशन कीजिए, कोई मना नहीं है। कोशिश कीजिए पैराग्राफ फॉर्मेट के अंदर चलने की। सेकेंडली, पैराग्राफ को इंटरकनेक्टेड रखिए। इस तरीके से लिखिए कि जब फर्स्ट पैराग्राफ के बाद सेकंड पढ़ रहे हैं तो वो ऑड ना लगे, वो कनेक्टेड होना चाहिए। लाइक आप जिस पॉइंट पे पैराग्राफ एंड कर रहे हैं उसी से नेक्स्ट स्टार्ट कर सकते हैं, उसको कनेक्ट करते हुए कर सकते हैं, या फिर कनेक्टिंग वर्ड्स का यूज कर सकते हैं, लाइक मोर ओवर, हियर बाई, अलोंग विद, इस तरीके कनेक्टिंग वर्ड्स का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, पॉइंट्स अगर यूज करने की एक्सट्रीम नीड हो तो यूज कीजिए, मना भी नहीं है, बट उनको नंबर में मत यूज कीजिए कि 1 2 3 ऐसे मत यूज कीजिए। आइदर उनके लिए एरो का यूज कीजिए या बुलेट हेड्स का यूज कीजिए, सर्कल बना के वो डार्क करके हम यूज करते हैं, इस तरीके से कीजिए, तो वो इंप्रेशन क्रिएट करता है। नंबरिंग टोटल यहाँ पे मैथमेटिकल टाइप नोट्स नहीं बना रहे, ऐसे है। तो ऐसे को इस तरीके से बनाइए कि अगर आप उसको पॉइंट फॉर्मेट में लिख रहे हैं तो वो डाटा रिप्रेजेंटेशन क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा अगर कोई फ्लो चार्ट आपके पास है या आप सोच पा रहे हैं उस मोमेंट पे, तो आप अपने एस्से के अंदर फ्लो चार्ट बना सकते हैं। मैंने देखा है बहुत सी कॉपीज में फ्लो चार्ट्स के भी मार्क्स है, बट फ्लो चार्ट बनाने का मतलब ये नहीं है कि आप पूरा पेज उस पर भर के आ जाए। फ्लो चार्ट से मेरा मतलब एक छोटा सा फ्लो चार्ट आप अपनी कॉपी में साइड में बना सकते हैं एंड उसके अलॉन्ग विद लिख सकते हैं। वो एग्जामिनर को ये दिखाएगा कि आपके थॉट्स कितने क्लियर हैं इस चीज के लिए। तो एआई की जो पॉसिबल डायमेंशन है यूजेस की, कहाँ पे आप उसका यूज कर सकते हैं, आपने उसके लिए एक फ्लो चार्ट बना दिया कि एआई कैन बी यूज्ड इन डिफरेंट सेक्टर्स, देन एरो बना बना के आपने लिख दिया हॉस्पिटल्स, टूरिज्म एंड ऑल एंड ऑल। तो ये एक छोटा सा फ्लो चार्ट साइड में आपका आपके एस्से के अंदर एक इंपैक्ट क्रिएट करेगा, एक डिटेल्ड एनालिसिस एग्जामिनर को देगा कि कितने शॉर्ट में उसने एक कंपोनेंट एस्से का कवर कर दिया। आप चाहे तो उसको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं शॉर्ट लैंग्वेज के अंदर उसके आगे, तो इस तरीके से आप फ्लो चार्ट भी बना सकते हैं। देन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वर्ड लिमिट पे काम कीजिए। कोशिश कीजिए आपका ऐसे 500 टू 530 वर्ड्स का हो मैक्स, उससे ऊपर नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने ऐसी कॉपीज देखी हैं जहां पे वर्ड लिमिट एक्सीड हुई है तो मार्क्स कटे हैं, और जिनमें वर्ड लिमिट कम है वहां पे स्पेसिफिक नोट दिए हैं एग्जामिनर ने कि आपके इतने वर्ड्स कम हैं जिसके लिए आपके मार्क्स काटे जा रहे हैं। तो वर्ड लिमिट का ख्याल रखिए। वर्ड लिमिट कंट्रोल कैसे होगी? फर्स्ट थिंग एंड द अटमोस्ट प्रायोरिटी इज प्रैक्टिस। ये चीज आप प्रैक्टिस से ही सीखेंगे। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपका फ्लो क्रिएट होगा, आप अपने एस्से को अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल कर पाएंगे। मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ जो इस बार सेलेक्टेड हैं, या मैं अपनी ही बात करूँ, हमने एटलीस्ट 30 टू 40 एस्सेज लिखे हैं बाई हैंड, डिटेल्ड, एंड उसी की प्रैक्टिस की वजह से मेरा हर ऐसे अराउंड बाय डिफॉल्ट 510, 505, 520 ऐसे वर्ड्स में ही खत्म होता था। ये
जो चीज है ये मैंने प्रैक्टिस से डेवलप की थी, बाकी सबने प्रैक्टिस से डेवलप की है। तो प्रैक्टिस से मत भागिए। आप लोग सोचिए कि मैंने नोट्स बना लिए, उनको रिवाइज करता हूँ, एग्जाम में ऐसे इतना बढ़िया लिख के आऊंगा, तो ये आपका मिसकंसेप्शन है। आप लोग इसके लिए बाद में बहुत रिग्रेट करेंगे कि काश मैंने प्रैक्टिस की होती। तो जितना हो सके प्रैक्टिस कीजिए। एटलीस्ट कम से कम 30-40 ऐसे तो आप लोग लिखिए। उसका बेनिफिट देखिए आपको क्या होगा। फर्स्ट थिंग, एक फ्लो आपका क्रिएट होगा। आप एक फिक्स टाइम इंटरवल के अंदर पेपर कंप्लीट कर पाएंगे। सेकेंडली, लिमिटेड वर्ड्स के अंदर ऐसे कंप्लीट कर पाएंगे। देन हाथ की जो हैंडराइटिंग है, आपकी जो हैंडराइटिंग है बेसिकली, वो इंप्रूव हो जाएगी। क्योंकि अगर आप बाय डिफॉल्ट लिखने बैठेंगे टाइम प्रेशर के अंदर, हमारी हैंडराइटिंग बहुत खराब होती है। बट अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस में है तो आप टाइम भी मैनेज कर पाएंगे और आप अच्छी हैंडराइटिंग अच्छे फ्लो के अंदर लिख भी पाएंगे। दूसरा, जो हाथ में दर्द होता है वो टाइम के साथ प्रैक्टिस से चला जाएगा। आपको पता चल जाएगा कौन सा पेन आपके लिए अच्छा है, किस पेन को आपको यूज करना है। इस तरीके से मल्टीपल बेनिफिट्स है प्रैक्टिस। एंड जितना ज्यादा आप लिखेंगे उतना ज्यादा आपका डाटा यूज होगा, उतना ज्यादा आपके माइंड में वो सेटल डाउन होगा, एंड उतना ज्यादा चांसेस है कि एग्जाम में आप उसको यूज करके एक अच्छा ऐसे लिख के आएंगे एंड उसी के आपको मार्क्स मिलेंगे। तो प्रैक्टिस कीजिए, जितनी हो सके उतनी प्रैक्टिस कीजिए। एंड रिव्यू करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप हमारा है ही, आप उसमें शेयर कीजिए, आपको रिव्यूज दिए जाएंगे। आइदर मैं हूँ या बहुत सारे सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं जो सब आपके हेल्प के लिए हैं। तो शर्माइए मत, ये मत सोचिए कोई मेरी ऐसे को जज करेगा। बेफिक्र होकर लिखिए। कॉपी कोई नहीं कर सकता, कितना ही कॉपी कर लेगा। क्योंकि आज आप जो लिख रहे हैं टाइम के साथ आप उससे बेहतर लिखेंगे। बट जो कॉपी कर रहा है वो आज इसी को लिखेगा। तो कहीं ना कहीं आप उसको कंटेंट दे रहे कि आप ये लिखो, मैं आपसे बेहतर लिख के आऊंगा, तो आपको ऑटोमेटिकली अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। सो इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं। एंड जो भी वीडियो के इस पार्ट तक एंड तक बने हुए हैं उनको रियली थैंक यू। आप MYL परिवार के एक सच्चे साथी हैं जो आप यहाँ तक हमारे साथ हैं। इसी के साथ वीडियो से रिलेटेड कोई फीडबैक आपका हो, कोई सजेशंस आपके हो, कमेंट सेक्शन में आपका वेलकम है। क्रिटिसाइज करना हो आप क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं, या कुछ डाउट्स हो आपके तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, या फिर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। या आप बेसिकली MYL फैमिली का हिस्सा है तो आप वहाँ बेझिझक होकर पूछिए, हम सब आपके हेल्प के लिए अवेलेबल हैं। बाकी टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। होप ये वीडियो आप